गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ भाई, कहाँ पर थे? पैरेलल रिएक्शन का ओके, पैरेलल रिएक्शन स्टार्ट कर। ठीक है, पैरेलल रिएक्शन हो गया ना? सर हाँ सर एक क्वेश्चन पूछना था कि जो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ी थी उसमें हमने क्लोरीन की काइनेटिक्स जिता दी थी। तो हाँ। हर क्लोरीन का कंपाउंड क्लोरीन की काइनेटिक्स हर बार जिता देंगे सर? अब अगर होगा ऐसा तो मतलब वो डिपेंड करता है यार, वो सवाल की लैंग्वेज के ऊपर भी डिपेंड करेगा, ऑप्शंस के ऊपर भी डिपेंड करेगा। सर कॉपर क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होती है? कॉपर क्लोराइड कौन सा है? कॉपर क्लोराइड CuCl2। CuCl2। हाँ वही, जैसे कॉपर का रिडक्शन करेंगे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन। सर यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन किस लिए? एक्सेप्शन। नहीं, क्लोरीन का ही ऑक्सीडेशन इसलिए क्योंकि नॉर्मली पानी का ऑक्सीडेशन क्लोरीन के रेस्पेक्ट में काइनेटिक वाइज स्लो होता है, तो आप ओवर वोल्टेज तो लगाते ही हैं। अब देखो, ये इस चीज के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि सवाल में ऑप्शंस क्या दे रखे हैं। अगर वो कहता है कि भाई क्लोरीन का डिपोजिशन या लिबरेशन एनोड पर हुआ, तो इसका मतलब है कि आपने क्लोरीन को जिताया है काइनेटिकली, काइनेटिक्स के अकॉर्डिंगली। अदरवाइज थर्मोडायनेमिक्सली किसको जीतना चाहिए था? पानी को। लेकिन काइनेटिक्स कभी कभी ओवर वोल्टेज लगाकर क्लोरीन को जिता देती। तो अब ये डिपेंड करता है, तुम हर जगह याद नहीं कर सकते कि कहाँ कहाँ ओवर वोल्टेज लगाया जा रहा है। लेकिन NaCl के केस में तो क्लियर है कि ओवर वोल्टेज लगाया जाता है, जिसकी वजह से आपको क्लोरीन की जगह पानी की जगह क्लोरीन ऑक्सीडाइज होती हुई नजर आती। तो जनरली क्लोरीन के केस में ऐसा देखा गया, मतलब जैसे एक दो और भी एग्जांपल्स हैं जिसमें क्लोरीन को हम वाटर के रेस्पेक्ट में जिताते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, पोटेंशियल्स में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। एक 1.23 था, एक 1.36 था, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो जनरली जैसे ही ओवर वोल्टेज लगाते हो तो क्लोरीन जीत जाता है। तो ज्यादातर केसेस में ऐसा देखने जो को हम काइनेटिक्स कहते हैं वो काइनेटिक्स है क्या? यानी कि जो हम चैप्टर मतलब कर रहे हैं वो सही रेट, रिलेटेड? मतलब रेट, काइनेटिक्स का मतलब रेट। अच्छा। मतलब आप रेट बढ़ाना चाह रहे थे तो आपने ओवर वोल्टेज लगा दिया कि भाई इससे ज्यादा चांसेस हैं कि पानी अब आ ही जाएगा। पहले तो पानी का आने का रेट बहुत स्लो दिख रहा था, तो मैंने ओवर वोल्टेज लगाकर पानी को तेज करने की कोशिश की। लेकिन पानी तो तेज नहीं हुआ, बट रेट ऑफ डिपोजिशन और लिबरेशन ऑफ क्लोरीन बढ़ गया। तो काइनेटिक्स ने उस टाइम पर थर्मोडायनेमिक्स को ओवरकम कर लिया कि भाई थर्मोडायनेमिकली वाटर को आना चाहिए, बट काइनेटिकली एक्चुअली वाटर की जगह क्लोरीन का ऑक्सीडेशन। समझ रहे हो ना? यस सर। सर एक ऑर्गेनिक और काइनेटिक से मिक्स क्वेश्चन भी है, वो पूछ लूंगी। यार मैं थोड़ा सा आज चाह रहा हूँ कि जो मैं करना चाह रहा हूँ उसे खत्म कर लेने दो, फिर अगली क्लास में करना है ना। पहले अभी या फिर बीच में कर लेंगे। एक मिनट जरा सा शुरू कर दें, अदरवाइज ये शुरू का टाइम निकल जाता है। मैं आज जरा थोड़ा सा इसे वाइंड अप करना चाह रहा था पूरा। तो इसमें लास्ट क्लास में हम लोग ने पैरेलल रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया था। अब इसी में जरा सा एक चीज और, क्या सीक्वेंशियल रिएक्शन स्टार्ट हो गया था या सीक्वेंशियल रिएक्शन भी रुका हुआ है? सर अभी करना है। थोड़ा स्टार्ट कर दिया था सर। स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, तो ऐसा करते हैं, पहले सीक्वेंशियल को ही खत्म कर लेते हैं। सीक्वेंशियल रिएक्शन में देखो, वैसे तो तुम देख ही रहे हो कि ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन पूरे प्रोसेस में एक ही चीज समझ में आती है कि इसमें भी थोड़ी सी मैथ्स ही इन्वॉल्व है। यानी सीक्वेंशियल रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होगी जिसमें A B के पास जा रहा है, बी जो सी के पास जा रहा है। फर्स्ट रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है, सेकंड रिएक्शन भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है, ऐसा में बताया गया है। और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए ए कितना बचेगा, बी कितना बनेगा, सी कितना होगा, वगैरह वगैरह, वही जो पुरानी बातें। तो हमें पता है ये सब काम हम कर सकते हैं जब हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस का आइडिया हो। जैसे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी आ जाएगी तो हम उसको इंटीग्रेटिंग रेट लॉ में कन्वर्ट करके ए का बचा हुआ अमाउंट, बी का बचा हुआ अमाउंट, बना हुआ अमाउंट, जो भी कुछ कैलकुलेट करना है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो हमने ये सोचा है कि भाई ए से बी का कन्वर्जन कर लेते हैं, बी से सी का कन्वर्जन करते हैं। तो अगर ए से बी का कन्वर्जन हो रहा है और अगर आपको ए का अमाउंट निकालना है तो मुझे डिफरेंशियल रेट लॉ फर्स्ट इक्वेशन का लिखना पड़ेगा, और वो दिखाई दे रहा है डीए बाई डी टी, क्योंकि ए खर्च हो रहा है, इट इज K1 इंटू ए। इसका बी के खर्चे से कोई लेना देना नहीं। ये सब लोग मानते हो कि नहीं? यस सर। क्योंकि सर बी के आगे क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है, ए का जो खर्चा है वो K1 डिसाइड करेगा। सो अल्टीमेटली ये तो हमारी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की इक्वेशन है। तो इससे तो एटी की वैल्यू हमने पहले भी याद कर रखी है, एटी इज इक्वल टू ई नॉट इंटू ई रेज पावर माइनस K1t। ये तो पुरानी बात आ गई, इसमें कुछ नया नहीं है। और इनफैक्ट अगर टाइम 10 मिनट बाद आपको ए का बचा हुआ अमाउंट कैलकुलेट करना हो तो वही 2.303 वाला इक्वेशन बनाकर आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, अच्छा बी की बात करते हैं। बी के लिए कैसे करना होगा? तो बी के लिए लास्ट क्लास में थोड़ा सा शायद हमने बात की है कि जो डीबी बाई डी होगा, बी का जो अमाउंट चेंज है टाइम के साथ, वो दो तरह से हो रहा है। एक तो बन भी रहा है और एक घट भी रहा है। तो बनने का रेट निकालो, घटने का रेट निकालो, और दोनों को आपस में जोड़ दो। तो जो बनने का रेट होगा वो तो पॉजिटिव होगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि बनना वाला ये है और बनने का रिएक्टेंट कौन है?
ए, तो इसका मतलब ये हुआ बनने का रेट तो क्लियर है, इट विल बी K1 इंटू ए। लेकिन जो घट रहा है बी से सी का, वो रेट निगेटिव होगा, मतलब रेट मतलब वो डीबी बाई डी टी निगेटिव होगा। तो अगर बी से सी जा रहा है तो बी से सी के केस में जो रिएक्टेंट होगा वो कौन होगा? बी। और अगर बी रिएक्टेंट है तो माइनस में चला जाएगा K2 इंटू बी। समझो, यानी कि डीबी बाई डी की जो वैल्यू है वो K1A माइनस K2B से निकाली जाएगी। K1A के रेट से बन रहा है, K2B के रेट से घट रहा है। सो अल्टीमेटली नेट चेंज इन अमाउंट आफ्टर dt टाइम इट विल बी K1A माइनस K2B। जिस तरह से DA बाई dt निकाला वैसे DB बाई dt निकाला, और DB बाई dt को इंटीग्रेटिंग रेट लॉ में कन्वर्ट करके आप B का अमाउंट निकाल लीजिए। अब देखो, थोड़ा सा तुम लोग मैथ्स वाले स्टूडेंट हो, हमें तो बहुत ज्यादा याद भी नहीं है। इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको सॉल्व करना है आपको, उसमें दिक्कत यह है कि A भी t का फंक्शन है, B भी t का फंक्शन है। तो ऐसे में जब आप इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो एक कॉमन इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है, उसके बाद इसको इंटीग्रेट किया जाता है। ये थोड़ा बहुत तुम लोगों ने लास्ट क्लास में शायद बताया, ठीक। हम उस डिटेल में नहीं जाना चाह रहे, हमें सिर्फ इतना पता है कि ये इंटीग्रेट होता है। अब अगर ये इंटीग्रेट होता है तो इंटीग्रेट होने के बाद आपको बी का एक अमाउंट टी टाइम बाद पता चल जाएगा। चलिए ठीक है, हम बी का अमाउंट अभी देख के लिख लेंगे, ठीक। अच्छा, बी का अमाउंट पता चल गया तो उसके बाद एक चीज और उठती है कि भाई ये बताइए, क्या ऐसा भी कोई टाइम आएगा जिस टाइम पर बी का अमाउंट मैक्सिमम होगा? होना भी चाहिए, क्योंकि बी बन भी रहा है और बी घट भी रहा है, तो कोई ना कोई ऐसा टाइम जरूर आएगा जिसमें बी का अमाउंट मैक्सिमम होगा। तो अगर ये पूछा जाए कि वो कौन सा टाइम है जिसमें बी का अमाउंट मैक्सिमम है, तो आप डीबी बाई डी को जीरो कर दीजिए, वही जैसे मैक्सिमम मिनिमम करते हो, डीबी बाई डी को जीरो पुट कर दीजिए, उससे टी की वैल्यू निकाल लीजिए। वो टी जो होगा वो मैक्सिमम टी होगा जिस पर बी का अमाउंट मैक्सिमम होगा। ये समझ पा रहे हो सब लोग? वो वैल्यू कैसे निकाली जाएगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए अभी उसको, यानी बी का अमाउंट निकाल के छोड़ देते हैं। अब आते हैं सी के लिए। अगर मुझे सी का अमाउंट कैलकुलेट करना हो तो मुझे डीसी बाई डी निकालना पड़ेगा, और मुझे लगता है डीसी बाई डी में कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि सी तो सिर्फ बन रहा है, और अगर सी सिर्फ बन रहा है तो ये सिर्फ K2B, रिएक्टेंट कौन है? बी, तो इट शुड बी K2B। और बी की वैल्यू आप पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं टी के रेस्पेक्ट में, आप बी की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, इसको दोबारा इंटीग्रेट करिए टी के रेस्पेक्ट में, आपको सी का अमाउंट मिल जाएगा। कुछ समझे बात को? हम अभी यहां कैलकुलेट करके नहीं दिखा रहे, बस ये जो आसानी से कैलकुलेट हो रहा है उसको तो लिख ही देते हैं। जो सबसे ज्यादा आसानी से कैलकुलेट हो रहा है ये है जो हमारा पुराना इक्वेशन है, जिसको हम पहले भी याद कर चुके हैं। एटी की वैल्यू हमेशा ए नॉट इंटू ई रेज़ पावर माइनस K1 टी से निकाली जाएगी, बी की वैल्यू इस इंटीग्रेशन से निकाली जाएगी, न जाने क्या निकल के आएगी अभी देख लेते हैं, और जो सी की वैल्यू है वो इस इंटीग्रेशन से निकाली जाएगी, वो भी कुछ ना कुछ निकल के आने वाली। बताओ यहां तक सब लोग समझ गए? यस सर। अच्छा, अब अगर तुम मैथ्स पढ़े हो तो तुम इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, मतलब मुझे नहीं पता तुम कैसे करोगे, बट इसका इंटीग्रेशन मेरे पास है, मैं लिख के लाया हूं बी की वैल्यू क्या है। लेकिन ये इंटीग्रेट होता है, इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके आप इसको नीचे ले जाकर इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो आपको टी टेक टाइम के बाद बी का एक अमाउंट मिल जाता है। वो टी से डिपेंडेंट बी का अमाउंट यहां पुट कर दिया जाए तो आप डी को उधर ले जाकर फिर से इंटीग्रेट कर दीजिए तो आपको सी की वैल्यू मिल जाएगी। यानी आपको टी टाइम बाद ए की वैल्यू, टी टाइम बाद बी की वैल्यू, टी टाइम बाद सी की वैल्यू आपको आसानी से देखने को मिल सकती है, और ये आसान इंटीग्रेशन है जो ये किया जा सकता है। चलिए अब जो वैल्यूज हैं वो भी देख लेते हैं। ये जो वैल्यूज निकल के आती है इसमें एक दो वैल्यूज हैं, बाकी तुम इंटीग्रेट करके अपने आप देख सकते हो। हम एक दो वैल्यूज जो लिख के लाए वो तुम देख लो एक बार। ये इंटीग्रेट करने के बाद ये वैल्यूज ये बनती है। 80 तो हमें पता ही है, ये है वो y मतलब बी का अमाउंट, ये y इंटीग्रेट करने के बाद बी का अमाउंट कुछ ऐसा देखने को मिलता है, यानी बीटी की वैल्यू ये, और ये वैल्यू उस जगह पुट करके, किस जगह पर? जो हमारा डीसी बाई डी निकल के आया था, डीसी बाई डी इज इक्वल टू K2 इंटू बी, और जो बी की वैल्यू आपने निकाली है ये बी की वैल्यू यहां पुट करके फर्दर इंटीग्रेट कर दें टी के रेस्पेक्ट में, तो आपको फाइनली सी का अमाउंट भी देखने को मिल सकता है। ये कर लोगे सब लोग अपने आप? ये समझ में आया क्या कर रहे हैं? यानी जो बी का अमाउंट होगा टी टाइम के बाद वो K1 इंटू ए नॉट, ए जो है हमारा वो ये ए मतलब हमारा ए नॉट, जो हमारा ए का इनिशियल अमाउंट है। तो आप चाहें तो इसको अलग से ऐसे लिख लेते हैं ताकि याद रहे। जो बीटी है हमारा, यानी टी टाइम के बाद जो बी का अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा K1 इंटू ए नॉट अपॉन K2 माइनस K1 इंटू ई रेज टू पावर माइनस K1 टी माइनस ई रेज पावर माइनस K2 टी। ये गंदी सी इक्वेशन है जो बी का अमाउंट दे देगी, और बी का अमाउंट मिल जाएगा तो आप बी का अमाउंट यहां पुट कर दीजिएगा, उसके dt के साथ फर्दर इंटीग्रेट कर दीजिएगा तो आपको सी का अमाउंट मिल जाएगा। कर लोगे ये वाली बात? ये समझ में आ रहा है क्या करना है? यस सर। अच्छा, अब वो ये कह रहा है कि भाई ये बताइए क्या ऐसा भी कोई वक्त होगा जिस टाइम पर बी का अमाउंट मैक्सिमम होगा? मैंने कहा भाई ये तुम्हारे सामने बी का अमाउंट है, अगर आपको टाइम कैलकुलेट करना है मैक्सिमम टाइम कौन सा है तो आप इसी को टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट कर दीजिए। यानी डीबी बाई डी को अगर जीरो रख दिया जाए, कुछ समझ रहे हो बात को?
तो आपको टी का मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। वो जो टी मैक्सिमम मिल रहा है वो टी मैक्सिमम होगा 1/K2 माइनस K1 ln K2/K1। ये आपका बी मैक्स होगा, जिस पर सवाल पूछे जाने के चांसेस सबसे ज्यादा लगते हैं, क्योंकि ये एक इजी इक्वेशन है, इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन कर वही पाएगा जिसको ये पता है कि बी का किसी ना किसी टाइम पर मैक्सिमम अमाउंट जरूर देखने को मिलेगा, और वो K1 K2 ही डिसाइड करेंगे, उसका एक इनिशियल अमाउंट से कोई लेना देना नहीं होगा। ये देख लीजिए आप, ये वो टाइम है जिस टाइम पर बी का अमाउंट मैक्सिमम देखने को मिलेगा। 1/K1 माइनस K2 ln K1/K2 से ये काम आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बताओ, ये सब मैक्सिमम मिनिमम में तुमने किया होगा कि भाई किस पॉइंट पर मैक्सिमम आता है और उस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, ये किया है मैथ्स में तुम लोग ने सब। तो ये जब आपको टी मैक्स मिल जाएगा तो ये टी मैक्स उठा के यहां पुट कर दीजिएगा, समझ लो कि नहीं। और जब ये टी मैक्स यहां पुट करेंगे तो बी का अमाउंट कौन सा मिलेगा, मैक्सिमम बी का अमाउंट मिल जाएगा। और वो मैक्सिमम बी का अमाउंट क्या होगा वो भी मैं लिख के लाया हूं, वो भी तुम नोट कर लो। यानी अल्टीमेटली जो लग रहा है कि क्योंकि जेईई में सीक्वेंशियल रिएक्शन पर सवाल नहीं पूछे गए, तो जो सवाल लग रहा है, जो सबसे ज्यादा चांस लगते हैं सवाल पूछे जाने की, वो होती है टी मैक्स। सबसे ज्यादा चांस लगते हैं। एटी के बारे में मुझे लगता है वो नहीं पूछेगा, क्यों, क्योंकि एटी तो जनरली हर सवाल में फर्स्ट ऑर्डर में आता ही आता है। जो टफ है वो है बी, क्योंकि एक बार बी आ जाएगा तो सी भी निकल आएगा, क्योंकि बी के आते ही बी की जगह आप सी की जगह पुट कर देंगे, तो ये बी की वैल्यू यहां पुट कर देंगे और उसके बाद फर्दर उधर डीटी को ले जाकर इंटीग्रेट कर देंगे तो सी भी निकल आएगा। मेन है कि या तो तुम बी का ये एक्सप्रेशन याद करके जाओ, साथ ही साथ टी मैक्स याद करके जाओ, और टी मैक्स पर बी मैक्स याद करके जाओ, ताकि अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल आए तो हम कर सकें। कुछ समझ पाए यहां तक? यस सर। अब जैसे मान लीजिए बी मैक्स की बात कर रहे थे, तो ये आपका बी मैक्स है, ये बी मैक्स और याद कर लेते हैं बस। इस बी मैक्स की वैल्यू, और ये तुम अपने आप भी कर सकते हो, मतलब अगर तुम्हारे पास घर में तुम्हें थोड़ा सा भी लगे भाई 5-7 मिनट एक्स्ट्रा है, तो आप 5-7 मिनट एक्स्ट्रा लगा के इसको खुद ही डिराइव करके देख लीजिएगा। लेकिन मेरा सजेशन ये कि याद जरूर कर लो, क्योंकि अब ये एग्जाम में यार ये सब समझ लो डिराइव विराइव करना बड़ा मुश्किल। ये जो ए है हमारा वो A0, ये जो ए लिखा है ये हमारा A0 है, वही जो इनिशियल अमाउंट है, और A0 K2/K1 K2/K1 माइनस K2, जिसको ऐसे करके लिख भी दिया यहाँ पर, है ना। तो ये फाइनली ये बी मैक्स की वैल्यू होगी, और इस बी मैक्स को हमें याद रखना चाहिए। अच्छा, अब जो है ना इसमें जो जो किताब में लिखा गया वो तो चलो यही सारी बातें हो गई, हमने मान लिया कि भाई हमें क्या क्या याद होना चाहिए। तो मैं तुम्हें फिर से बोल रहा हूँ कि हमें क्या क्या याद होना चाहिए। एक तो हमें एटी याद होना चाहिए, जो कि बड़ा सीधा है। एक हमें बीटी याद होना चाहिए, टी टाइम के बाद बी का अमाउंट कितना है। एक मुझे टी मैक्स याद होना चाहिए, ये वो टाइम है जिस टाइम पर बी का अमाउंट मैक्सिमम है। एक मुझे बी मैक्स भी याद होना चाहिए, और एक मुझे सी का अमाउंट याद होना चाहिए टी टाइम के बाद। अच्छा ये बताओ, क्या मुझे सी मैक्स भी याद करना पड़ेगा, किस टाइम पर सी का अमाउंट मैक्सिमम होगा ये भी याद करना है? नहीं सर। नहीं, No, क्योंकि sir. सी का मैक्सिमम अमाउंट तो A0 होगा ना सर। समझो बात को, उधर से मेरे पास आया, मेरे से तुम्हारे पास जाएगा, यानी सारा का सारा तुम्हारे ही पास आएगा ना, नहीं समझे। यस Yes, सर। sir. तो अगर सारा का सारा तुम्हारे ही पास आएगा तो जो सी का मैक्सिमम अमाउंट होगा वो A0 ही डिसाइड करेगा। तो मुझे वो सी का मैक्सिमम अमाउंट याद नहीं करना, बट ये कि मुझे ये 4-5 बातें याद करनी है, जिसमें पहली बात में कोई डाउट नहीं है, इस पर सवाल पूछने के चांसेस कम लगते हैं सीक्वेंशियल से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि सर 80 तो हर बार वही होता है, A0 इंटू e⁻⁻k1t, तो इसका सीक्वेंशियल से कोई लेना देना नहीं है। जिसपे सबसे ज्यादा सवाल बनने के चांसेस है वो टी मैक्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि ये वो टाइम होगा जिस टाइम पर बी का अमाउंट, जो बीच वाला आदमी है उसका अमाउंट मैक्सिमम देखने को मिलेगा। अच्छा, अब ये वाली बातें आई हैं तो मुझे ना इससे रिलेटेड कुछ कुछ चीजें एक आध लगती क्या क्या है जो हो सकती। एक तो ये कि जो डिफरेंशियल रेट लॉ तुमने अभी लिखना सीखा है, उस डिफरेंशियल रेट पर मुझे बहुत उम्मीद लगती है कि कभी जेईई के एडवांस लेवल पर कुछ इस तरह का कोई भी उल्टा सीधा सवाल बना के दे दे। मान लीजिए ऐसा कुछ भी बकवास, ऐसे ले लेते हैं, कुछ भी, मतलब मेरे दिमाग में जो भी आ रहा है मैं वही लिख रहा हूँ, ABCD, इसे ई कर देते हैं, इसे एफ कर देते हैं। अब इनके रेट कांस्टेंट डाल देते हैं, ऐसे सवाल के तौर पे लिख लेते हैं। एक क्वेश्चन K1 हो गया, ये आपका K2 हो गया, ये K3 हो गया, ये K4 हो गया, इधर वाला मान लीजिए K5 हो गया, ये K6 हो गया, ये K7 हो गया, ये K8 हो गया। अब मान लीजिए इस तरह की कोई रिएक्शन उसने बना के दे दिया और आपसे छोटा सा ऑब्जेक्टिव बना के क्या पूछ रहा है कि क्या आप ये बता सकते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन, व्हाट इज द इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर dB/dt। आप dB/dt के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या लिखें? तो मुझे ये लगता है ये बहुत अच्छा एडवांस लेवल का सवाल होगा। बच्चा वही कर पाएगा जिसको ये आइडिया है कि किसी भी अमाउंट को डिफाइन करने के लिए, पर्टिकुलर अमाउंट को पर्टिकुलर टाइम पर चेंज को डिफाइन करने के लिए आप बनाते कैसे, मतलब बी के बारे में आप सोचेंगे कैसे। तो बी हमारा ये बिल्कुल बीचों बीच आ रहा है, और इसको रिलेटेड अभी हमने बात की थी, तो तुम्हें शायद सारे लोग इस बात का जवाब दे भी पाओगे। बी के लिए क्या कह सकते हैं? बी कुछ रेट से बन भी रहा है और कुछ रेट से घट भी रहा है।
Yes, sir. तो बनने वाले रेट पकड़ो, घटने वाले रेट पर अपना घटाना जोड़ना जैसे करते थे वैसे कर लेते, तो नेट बी का चेंज आ जाए, बस इतना करना है। तो जहां जहां से बन रहा है वो सब प्लस में आ जाएगा, और जहां जहां से घट रहा है वो सब माइनस में आ जाएगा, खत्म हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको बी को देखना है तो मुझे लगता है बी कहां कहां से प्लस में आ रहा है, जरा देख लेते हैं। क्या यहां से बी बन रहा है? यस Yes, sir. अगर इधर Yes, से बी sir. बन रहा है तो इसका मतलब ये हुआ, अब हमारा ये बी के बनने का रेट K1 इंटू रिएक्टेंट ए डिसाइड करेगा, Yes, यानी कि sir. बनने का रेट हो गया K1 इंटू ए। चलिए, और भी कहीं से भी बन रहा है, इधर से भी बन रहा है, इधर से भी बन रहा है, तो ये भी प्लस में आ जाएगा, और ये आ जाएगा K6, रिएक्टेंट कौन है? C, K6C। और भी कहीं से भी बन रहा है, हाँ F से भी बन F रहा से, है, sir. तो ये आ जाएगा प्लस में आ जाएगा K7 इंटू F, ये रिएक्टेंट। अच्छा, अब घटना क्या 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 सीन है सर? एक तो इधर से घट रहा है, इधर ही से घट रहा है बस, और इधर से घटेगा तो ये D. माइनस में आ जाएगा। सर डी से भी बन रहा है। और रिएक्टेंट, हाँ डी से भी बन रहा था यार, एक सेकेंड, और रिएक्टेंट इसको भी प्लस में साथ में कर लेते हैं, डी वाला भी लिख लेते हैं। और डी वाले में क्या आएगा? K4, और रिएक्टेंट कौन है? डी। माइनस में कौन आएगा? K8, रिएक्टेंट कौन है? E. बी। तो ये आ गया, ई नहीं, यही ये याद रखना भाई, सॉरी B. सर, B. समझ लो, सब लोग इस बात कर रहे हैं, यही गड़बड़ हो जाती है। इस जो भी रिएक्टेंट होगा, जैसे यहां से बन रहा है तो इस रिएक्शन का रिएक्टेंट कौन? डी, तो इसके बनने का रेट K5 इंटू डी, इसके बनने का रेट K1 इंटू ए। यहां से ये घट रहा है तो घटने का रेट भी ई डिसाइड नहीं करेगा, घटने का रेट बी डिसाइड करेगा, इट विल बी माइनस K8 इंटू बी। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। इस डिफरेंशियल इक्वेशन, और ऐसे कुछ भी मतलब सुनो, ऐसे पूछ ले कि भाई व्हाट इज डी सी बाई डी टी, ऐसे जल्दी से बताओ डीसी बाई डी टी किसके बराबर होगा? डीसी बाई डी टी की वैल्यू आएगी, जहां जहां से बन रहा है वो प्लस में डाल देते हैं, तो ये आ जाएगा K4 और K3 के साथ, K3 इंटू डी, K4 इंटू ए, ये सब प्लस में आ जाएगा। और भी कहीं से बन रहा है? नहीं। और घट Minus कहां से रहा है? घट minus रहा है K6. सिर्फ यहाँ, माइनस K6, Into और B. रिएक्टेंट कौन है? सी। C. C. रिएक्टेंट क्लियर है? सर K5 नहीं आएगा? K5 सी के लिए, सी से K5 का क्या लेना देना? नहीं सर, वो K5 A कह रहा है। K5, हाँ ये तो B के बनने वाला है। यार सी, ये हमें तो लिखना चाहिए था कि, अच्छा ये एक सेकेंड, ये K5 ये वाला है यार, नहीं K5 सर, ये सही वाला, लिखा है आपने, सही सही। लिखा है। ये K4 है, ये K4 सही लिखा है, समझ रहे हो ना भाई? तो ये डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी इस तरह से, और ये इसी को यूज करके तुमने वो अभी बी का अमाउंट लिखा था, जो अभी तुमने बी लिखा, ये देखिए, ये बी का अमाउंट जो हम लिखते थे वो इसी को यूज करके लिखते थे। ये इक्वेशन, अब तुम्हें ये इक्वेशन और आसान लगेगी। देखो ये कैसे लिखा, ये बी बीच में हो गया, तो इधर से घट रहा है तो माइनस में K2 भी चला गया, और इधर से बन रहा है रिएक्टेंट कौन? ए, तो K1 है, तो K1 ए प्लस में, K2 भी माइनस में, मस्त डीबी बाई डी तैयार, इंटीग्रेट कर दो, सॉल्व। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए अगर आप बात कर रहे हैं तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखा जा सकता है। इनफैक्ट इंटीग्रेशन ही तो है, मतलब मुझे ये लगता है कि गणित ही तो है इसके बाद। अगर इंटीग्रेट कर सकते हो तो सबको इंटीग्रेट करके मैं बी का अमाउंट, सी का अमाउंट, डी का अमाउंट, सब कुछ कैलकुलेट कर सकता हूं। सिर्फ एक इंटीग्रेशन है जो मुझे यहां लगाना पड़ेगा, जो कि कभी तो आसान होगा और कभी शायद मुश्किल होगा, और कभी ऐसा होगा जिसको शायद हम ना भी कर पाए। लेकिन मेरा मानना सिर्फ इतना है कि ये कहीं से भी मुश्किल नहीं है। अगर आपको किसी भी रिएक्शन के लिए डिफरेंशियल रेट लॉ लिखना आता है तो आप आसानी से रिएक्शन डिफरेंशियल रेट लॉ यूज करके इंटीग्रेटिंग रेट लॉ में कन्वर्ट करके किसी भी चीज का, रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, फाइनल टाइम के बाद या 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद बचा हुआ अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। समझे बात? यस सर। अच्छा Yes, चलिए, sir. अब इसमें अब जो तीसरी बात जो लगती है वो ये लगती है, इसको हटा दे भाई। सर इसमें K5D आएगा पहले वाले में। सर। K5 इसमें, हाँ नहीं सर, सर, इसके ऊपर वाले में, इसके ऊपर वाले, जो K4D है ना उसकी जगह पे K5D आएगा। अच्छा अच्छा, ये सही कर लो यार, ये K5 कर लो, K5D, ठीक। अच्छा, अब जो है ना, अब और आगे बढ़ते हैं। इसी में एक बात और जोड़ देते हैं कि सर इस पर जब कभी कोई सवाल नहीं अभी तक पूछा है तो फिर और क्या पूछ सकता है। तो चलिए एक केस लेके बात कर लेते हैं फटाफट। पहला केस ले लेते हैं, वो ये है कि मेरी एक रिएक्शन है, ए बी के पास जा रही है, बी सी के पास जा रही है, ये रेट कांस्टेंट K1 है, ये रेट कांस्टेंट K2। चलिए ठीक है, केस 1 ये कह रहा है कि K1 की वैल्यू K2 से बहुत बड़ी है, ये केस 1। यानी सवाल कुछ ऐसा आ गया, बढ़िया अपना मैथ्स लगा के, गणित लगा के एक बढ़िया सवाल लिख के दे दिया उसने, और K1 K2 की वैल्यू दे दी, जिसमें K1 की वैल्यू मान लीजिए 10 की पावर -2 दे रखी है और K2 की वैल्यू 10 की पावर -8 दे रखी है। तुमने कहा यार -2 -8 यानी K2 बहुत छोटा दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू K1। अब सवाल वही उठ रहा है कि K1 की वैल्यू अगर K2 से बहुत ज्यादा है तो आपको बताना क्या है। आप मुझे AT बता दीजिए क्या आएगा, आप मुझे BT बता दीजिए 10 मिनट बाद क्या आएगा, आप मुझे CT बता दीजिए 10 मिनट बाद क्या आएगा। ये सवाल आएगा।
तो देखो जो समझ में आ रहा है ना वो ये आ रहा है कि भाई ये तो बड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि अभी आपने एटी बीटी सीटी की वैल्यूज तो निकाल ही रखी थी, जनरल फॉर्म में एटी बीटी सीटी हमने निकाल रखा है, ठीक। तो अगर मैं वहीं पर ये कंडीशन अप्लाई कर दूं तो मेरे सारे आंसर आ जाएंगे। बताओ मेरी बात समझे कि नहीं? यस सर। जैसे 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 कोई एक जल्दी से बताए मुझे, बी मैक्स, बी की वैल्यू क्या थी, बी बीटी अब क्या था, क्या था, K2 अपॉन K1 into A that is A naught upon K2 minus K2 K1 minus K1 K2 minus K1 into e की पावर माइनस KT। KT K1T माइनस ई रेस पर माइनस K2, यही था ना? यस यस सर। ये ठीक है। Yes, अच्छा, sir. और ए का हमें पता। अब तुम ही बताओ, जब तुम 80 निकालोगे तो उस 80 में K2 से क्या लेना देना है? बड़ा है कि छोटा है, भाड़ में जाए। यहाँ कोई 80 के अमाउंट में तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। 80 में तो जो भी कुछ है वो ए नॉट ही है, तो यानी उसमें जब कोई कंपैरिजन है ही नहीं तो इसकी वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं आएगा, ई रेस पर माइनस K1T रहेगा। चलिए ठीक। अब आते हैं बीटी में। सर बीटी में देखिए बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है, आप कंडीशन लगा के देखिए ना, यानी ये वैल्यू मुझे याद रखनी पड़ेगी और इस वैल्यू को याद करने के बाद में क्या बोलूंगा कि अगर K1 K2 से बहुत बड़ा हुआ, जरा बताओ क्या होगा? अगर K1 K2 से बहुत बड़ा हुआ तो K2 को हटा सकते हैं। यस सर। अगर K2 को हटा सकते हैं तो ये K1 ऊपर वाले K1 को निपटा देगा, Yes, sir. माइनस के साथ बचेगा, एक माइनस बच जाएगा, ठीक। इधर आते हैं, अगर K2 बहुत छोटा है तो फिर ये बहुत मतलब समझो, अगर K2 छोटा है तो ये बड़ा होगा, फिर हाँ तो सर। ये छोटा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, तो इसको इसके रेस्पेक्ट में निपटा सकते हैं। यस सर। तो माइनस जो पहले वाला, जरा समझना बात को, माइनस पहले वाला पीछे वाला माइनस, ये हो जाएगा ए नॉट इंटू ई रेस पावर माइनस K2T। अपने आप अकल लगाना जरा, ए नॉट इंटू पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव हो जाएगा। एटी बीटी इज इक्वल टू ए नॉट इंटू ई रेस पावर माइनस K2T। सब लोग जरा एक बार चेक करके देखो, ये कंडीशन लगाने के बाद यही कंडीशन देखने को मिलेगी। और अगर मुझे सी की वैल्यू याद होती, जो कि मुझे मैंने नहीं लिखी, अगर तुम सी की वैल्यू लिखे हुए तो ये सी की वैल्यू आ जाएगी ए नॉट 1 माइनस ई रेस पावर माइनस K2। मतलब वो जो सी का एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन के अंदर जब आप ये कंडीशन लगाएंगे तो आपको ये एक्सप्रेशन फाइनल आसान फॉर्म में दिखाई देगा। अब दिक्कत क्या आ रही? दिक्कत क्या आ रही है कि सर ये बताइए, ये जो कंडीशन आप लगा रहे हैं, ये कंडीशन के आंसर्स भी तो आप तभी लिख पा रहे हैं जब आपको गंदे वाले बीटी सीटी याद होंगे। अगर आपको गंदे वाले बीटी सीटी याद नहीं है तो फिर आप ये कंडीशन भी तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब इसका मतलब ये हुआ सर, बीटी सीटी एटी बीटी जो भी कुछ है वो तो याद तो करना ही पड़ेगा, चाहे जितना बड़ा एक्सप्रेशन हो, चाहे केस का सवाल आए चाहे केस का सवाल ना आए। ऐसा नहीं, अगर आपने अकल लगाई तो आपको वो बीटी सीटी के बड़े वाले एक्सप्रेशन याद करने की जरूरत ही नहीं। आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं। कैसे? सर 80 की वैल्यू में तो कोई झंझट है ही नहीं, 80 में तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं, तो उसमें क्या सोचना हम बड़े कि आप बड़े। उसमें K1 ही आना है, चाहे K1 बड़ा हो चाहे K1 छोटा हो, वो तो बड़ा छोटा कंपैरिजन में आता है। यहां तो कंपैरिजन ही नहीं है, तो इसके अलावा 80 को तो मैं लिख सकता हूं डायरेक्ट। चलिए आते हैं बीटी पे। बीटी क्या कह रहा है? बीटी कह रहा है भाई साहब K1 जो है वो K2 से बहुत बड़ा है। क्या मतलब हुआ? K1 अगर K2 से बहुत बड़ा है तो इसका मतलब ये जो A है ये B के पास ऐसे आ जाएगा खड़ा, और फिर B C के पास ऐसे जाएगा धीरे धीरे। बताओ समझे मेरी बात को? घटने की रेट को निगलेक्ट कर देंगे। यानी चल क्या रहा है? चल ये रहा है कि A जो है वो फड़ाक से B के पास आ जाएगा और फिर धीरे धीरे B जो है वो C के पास जाता जाएगा। मानते हो ये वाली बात? यस सर। तो फिर इसमें थोड़ा सा ना अकल लगाते हैं। हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जितनी देर में B खर्च होने की सोच रहा होगा, C के पास जाने की सोच रहा होगा, उतनी देर में सारा का सारा A B के पास आ जाएगा। बताओ समझे? और अगर सारा का सारा A B के पास आ गया तो फिर B का इनिशियल अमाउंट A नॉट माना जा सकता है। Yes, और उस A नॉट से, अब इसको भूल जाते हैं, उस A नॉट से आप उसको घटा रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में K2 के रेट से। बताओ समझ रहे हो? यस सर। Yes, sir. यही तो आएगा A नॉट इंटू ई रेस पावर माइनस K2T। कुछ समझे बात को? यस सर। Yes, और sir. कितना C के पास पहुंचे वो इसका बचा हुआ अमाउंट डिसाइड करेगा। बचा हुआ अमाउंट होगा BT, और इनिशियल अमाउंट B को हमने A नॉट माना था, तो A नॉट में से वो 80 माइनस कर दिया जाए तो आपको C का अमाउंट मिलेगा, क्योंकि जो खर्च हो गया वो C के पास चला गया। B का इनिशियल अमाउंट A नॉट है, B का बचा हुआ अमाउंट ये है, A नॉट में से इसको माइनस करके आप उसका अमाउंट निकाल सकते हैं जो C के पास गया। क्लियर? सर मुझे गंदी वाले एक्सप्रेशन को याद करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मेरा मानना यह है कि तुम गंदा वाला एक्सप्रेशन भी याद कर लो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि K1 K2 से बहुत बड़ा ही दिया जाए। हो सकता है K1 K2 कंपैरेबल हो तो आपको गंदे वाले BT C2 को यूज करना पड़ेगा, तभी आप B और C का अमाउंट निकाल सकते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा केस बन सकता है, क्योंकि जेई में पूछा नहीं, तो मुझे डाउट ये कि हो सकता है इतना गंदा सवाल ना बनाकर थोड़ी सी अकल लगवा ले कि बच्चा सोचेगा अरे यार ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल आ गया, ना जाने क्या आ गया, और जो समझदार होंगे कहेंगे यार करना क्या यार, ये रेट फास्ट है, ये बहुत स्लो है, तो ऐसा मान लेते सारा का सारा मेरे पास आ गया, और सारा का सारा मेरे पास आ गया तो मैं K2 रेट से
घट रहा हूं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, मेरा अमाउंट भी आ जाएगा, तुम्हारा अमाउंट भी आ जाएगा, और तुम्हारे अमाउंट का K2 से कोई लेना देना ही नहीं है। तीनों अमाउंट फटाफट कैलकुलेट किए जा सकते हैं विदाउट यूजिंग वो बड़े वाले बी और सी के गंदे एक्सप्रेशन। समझे ये? सर ये कुछ ज्यादा बेईमानी नहीं हो गई? नहीं, तो तुम अपने आप को ईमानदार समझ रहे हो? सर थोड़ा बहुत तो हूँ, मतलब नहीं इतना नहीं नहीं, गलत है, ऐसे तुम्हें ऐसा लगता है, हो नहीं, इससे भी तगड़ी तगड़ी बेईमानी की हमने, बात समझ रहे हो? लेकिन ये लॉजिकल है, मतलब अगर K1 की वैल्यू K2 से बहुत बड़ी आती है तो ये काम हम कर सकते हैं। इसमें बेईमानी क्या लग रही है बताओ? अच्छा, बेईमानी क्या लग रही? सर तकरीबन मतलब कितनी बड़ी वैल्यू होनी चाहिए? नहीं, अब ये सब मत पूछो यार, मतलब वो सवाल बिल्कुल क्लियर कट होगा, मतलब ऐसा थोड़ा ना कि वो बेवकूफ बनाने के लिए सवाल दे देगा। कुछ क्लियर कट सी वैल्यू होगी जो देख के, या फिर वो मेंशन कर देगा कि K1 K2 की वैल्यू बहुत बड़ी है, K1 की वैल्यू K2 के रेस्पेक्ट में बहुत बड़ी है। अब आप बताइए, K1 की वैल्यू K2 से बहुत बड़ी है, आप जल्दी से मुझे बताइए कि अगर मैं आपको ये एक्सप्रेशन ये पूछूं कि तीनों, अच्छा एक नेक्स्ट पेज पे करते हैं, ये नोट कर लिया सबने? यस सर। अच्छा, Yes, अब अगर sir. वो कहता है कि K1 की वैल्यू K2 से बहुत बड़ी है, आप मुझे तीनों आदमियों का AT BT CT का टाइम के साथ कर्व खींच के बताइए एक ही रिएक्शन के अंदर। बढ़िया सवाल बन गया IIT का एकदम। मान लीजिए ऐसा पूछ ले वो कि भाई ऐसा है, AT BT CT का एक कर्व बनाइए आप, ये आपका कंसंट्रेशंस हो गए जिसमें AT BT CT तीनों आ जाएंगे, और ये आपका टाइम। अब बताओ, AT BT CT का कर्व एक ही ग्राफ के अंदर हम प्लॉट करके देखते हैं। ये तो कंफर्म है कि A का जो मैक्सिमम अमाउंट है वो ये है A0। हमें लगता है अगर A का कंसंट्रेशन प्लॉट करना है टाइम के साथ तो भी तो बड़ा क्लियर है एकदम, AT इज इक्वल टू A0 इंटू ई रेस पर माइनस K1t। तो ये एक्सपोनेंशियल कर्व होगा, लेकिन अजीब सा कर्व होगा, समझना, खटाक से, समझे कि नहीं? K1 बहुत बड़ा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसे करके से खटाक से नीचे गिर जाएगा फौरन, ये ऐसे टड़ाक से, और उसके बाद ऐसे कांस्टेंट, क्योंकि तुम्हें पता है ये जीरो होने में तो बैंड बच जाएगी, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से जीरो तो नहीं होता होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। ठीक, तो ये हमारा A का कर्व बन गया। चलिए ठीक है, अब B से बात करते हैं। B क्या बोलेगा? B कह रहा देखिए ऐसा, मेरा शुरू का अमाउंट तो जीरो होगा। हाँ, बात तो सही है, B तो शुरू में जीरो होगा, और फिर जो है मेरा अमाउंट बढ़ेगा। और मजे की बात क्या है, जिस टाइम पर आप जमीन पे पड़े होंगे उस टाइम पर हम छत पे होंगे। बताओ मानते हो कि नहीं? क्योंकि जिस Yes, टाइम पर sir. A गिरेगा वो किसके पास जाएगा? वो सर B के पास जाएगा। तो जिस टाइम B पर के A पास। गिरेगा उस टाइम B छत पे होगा, यानी B का अमाउंट ये बिल्कुल ऐसे मान लेते हैं, ऐसे B का ऐसे खड़ाक से। लेकिन फिर क्या होगा? फिर सर वही है कि अब धीरे 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 एक्सपोनेंशियली गिरता चला जाएगा। चलिए गिराते चले जाते हैं, ये गिरता चला जाएगा, लेकिन जीरो तो ये भी नहीं होगा सर, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल। बताओ समझे बात? Yes, sir. और कहीं सी से पूछा जाए तो क्या बोलेगा? सी कहेगा भाई हमसे क्या बात कर रहे हो, हमारा काम तो बढ़ने बढ़ने का है, हम बढ़ते चले जाएंगे, और हमारी मैक्सिमम वैल्यू तो A0 तक ही पहुंच सकती है। तो इसका मतलब सी जो है वो हमारा बढ़ता चला जाएगा और उसकी मैक्सिमम वैल्यू A0 तक पहुंच जाएगी। कुछ समझे? यानी ये जो कर्व बनेगा ये A का बन जाएगा, ये जो कर्व बन जाएगा ये C का बन जाएगा, और ये जो कर्व बन जाएगा वो B का बन जाएगा। यानी जिस टाइम पर ये लोग खत्म से होंगे उस टाइम पर ये भी मैक्सिमम अपनी चोटी पर होगा, ऊंचाई पर, मैक्सिमम A0, एंड दैट विल बी इनफाइनाइट टाइम बाद। तो ये कर्व AT BT CT के ये अज्यूम करके बनाए गए हैं, जिसमें आपने K1 को K2 से बहुत बड़ा माना, और तुम देखोगे इस तरह का कोई कर्व बना तो हो सकता है इस तरह के और भी चार कर्व बने हो, चार ऑप्शंस हो। तो जो मेन पॉइंट कर्व के अंदर आ रहा है वो क्या पॉइंट आ रहा है? मेन यही आ रहा है कि जहां पर मेरा मिनिमा आए वहां पर तुम्हारा मैक्सिमा आए। थोड़ा समझ रहे हो कि नहीं बात को? और मेरा मिनिमा जल्दी आ जाए, तुम्हारा मैक्सिमा भी जल्दी आ जाए। मतलब ऐसा ना हो कि बढ़िया आपने माहौल बना रखा बेकार का कि सर A का अमाउंट ऐसे मरा मरा से गिर रहा है, B का अमाउंट जो है ऐसे मरा मरा सा उठ रहा है। ये ऐसे नहीं, बात समझ रहे हो? ऐसा भी हो सकता है कोई कर्व दिए जाए। मेरी बात सब लोग समझ रहे कि नहीं? मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कर्व कुछ ऐसा B का अमाउंट ऐसे करके गिर रहा है और C ऐसे धीरे धीरे करके उठ रहा है। हो सकता है ऐसा भी कोई कर्व देके दे दिया जाए, लेकिन फिर ये लॉजिकल नहीं है सर। ये इतना मजा नहीं आ रहा है इसमें। क्यों नहीं मजा आ रहा है? क्योंकि सर ये तो नॉर्मल सी कोई रिएक्शन चल रही है, सीक्वेंशियल रिएक्शन एक नॉर्मल प्रोसीड कर रही है। बट वो जो आप बात कर रहे हैं कि K1 तगड़ा ऐसे और K2 मरा मरा सा, तो ऐसे K1 खटाक से नीचे गिरेगा क्योंकि एक अमाउंट खटाक से नीचे गिरेगा क्योंकि बड़ी तेजी से घट रहा है। तो ये कर्व इतना मजेदार नहीं है। इस तरह क्या हो सकता है, चार कर्व बना के दे दे और आपसे पूछे बताइए सही ऑप्शन कौन सा है। इफ K1 इज मच मोर ग्रेटर देन K2, तो सही कर्व ढूंढने के लिए आपको बहुत जल्दी A को मिनिमाइज करना पड़ेगा और B को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, और फिर C को आराम से एकदम बढ़ाते 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 A0 तक लेके जाना पड़ेगा। क्लियर है ये वाली बात? यस सर। अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं। हाँ सर प्रीवियस स्लाइड। सर तो यहाँ पे जो मैक्सिमम और मिनिमम होगा वो दोनों सेम टाइम पे होगा ना? हाँ, मतलब
टाइम तो सेम ही होना चाहिए, मतलब जिस टाइम पर ए का मिनिमम अमाउंट बचेगा उस टाइम पर बी सारा का सारा मैक्सिमम होगा, क्योंकि बी उस टाइम पर ऊपर जा चुका होगा। क्योंकि बी को तो ये अज्यूम करके चल रहे हैं ना कि उसके घटने के बारे में जब वो सोचेगा कि चलो चलो सी के पास चलते हैं, उतनी देर में खट 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 सारा ए बी के पास आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ ए उधर से खत्म हो जाएगा, इधर से बी बढ़ जाएगा, और फिर बी धीरे धीरे। तो समझो, तुम्हें नहीं लग रहा बेईमानी तो हो ही रही है यार, लेकिन अब तरीके नहीं है ना। ये तो तुम जानते हो इस तरह की बेईमानी तो हर जगह लगती है, तुम्हें पता नहीं केमिस्ट्री में क्यों लगता है कि बेईमानी, क्योंकि हम नाम ले लेते हैं बेईमानी का। तुमने कभी पढ़ा नहीं, फिजिक्स में भी इस तरह की तमाम बेईमानियां चलती हैं और मैथ्स में भी तमाम बेईमानियां होती हैं, तुम मानते नहीं हो। ये कहने को होता है कि हमने यहां पर नाम ले लिया कि भाई बेईमानी कर रहे हैं, जबकि लॉजिकल है। क्यों? क्योंकि आप अगर सॉल्व भी करके देखेंगे, एग्जैक्टली सब कुछ करके देखें, तो भी आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा बेईमानी के थ्रू जो आंसर आता। तुम्हें लगता है ना कि हम सर बी मैक्स की वो जो बीटी की वैल्यू आपने याद करवाई थी, हम बीटी की यही वैल्यू रखेंगे, आप K1 K2 की वैल्यू बताइए, चाहे K1 बहुत बड़ा हो, हम वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे। आप सॉल्व भी कर लीजिए तो भी बी की वही वैल्यू आएगी जो आपने याद की, जो लिखी वही वैल्यू आएगी। भाई कैलकुलेटर भी कहीं ना कहीं जाके राउंड ऑफ ही मारता होगा ना, नहीं समझे बात? तो अल्टीमेटली आंसर मैच करेंगे तो, और हम तो कह रहे हैं ना मैच करें, एग्जाम में जो आंसर होगा ना वो इससे निकाला गया होगा, इसको पुट करके नहीं निकाला गया होगा, समझ रहे हो कि नहीं? तो तुम्हें मार्क्स भी इसी पे मिलेंगे, क्योंकि उसको पता है बेईमानी से ही आंसर आना चाहिए, क्योंकि आप अननेसेसरी इतने गंदे कैलकुलेशन में इन्वॉल्व होंगे। K1 की वैल्यू 10 की पावर -2 और K2 की वैल्यू 10 की पावर -8 सॉल्व कर रहे हैं, गंदी कैलकुलेशन में लगे पड़े, कैलकुलेटर को यूज कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा। आंसर तो बहुत सीधे से यहीं से निकल के आए, समझ गया ना? यस सर। सर अच्छा, अगर हाँ। इसी टाइप के क्वेश्चन में अगर K2 बहुत ज्यादा होता K1 से, तो फिर कैसा होता? तो वो केस नंबर 2 होता। सर अगर हम बीटी का हमारे बेईमानी वाले एक्सप्रेशन में t = 0 डालें हैं, तो 0 टाइम पे A0 वैल्यू आ रही है बी की भी। हाँ तो सही आ रही है, तो यही तो बेईमानी है, इसी को तो बेईमानी कह रहे हैं ना। मतलब यही तो बोला कि जितनी देर में वो खर्च होने की सोचेगा उतनी देर में फटाक से सारा इसके पास आ जाए। तो दैट मींस रिएक्शन शुरू हुई नहीं कि सारा किसके पास, बी के पास, समझ लो ना? तो ये एक बेईमानी तो है, क्योंकि t = 0 पर बी का अमाउंट तो 0 होना चाहिए ना। यस सर। और हमारे कर्व में दिख रहा है कि नहीं ऐसा, t = 0 पर बी 0 है कि नहीं? हाँ सर। कैलकुलेशन अलग चीज होती है और एक्चुअल जो चीज, लेकिन आंसर्स वहीं से निकल के। आप जैसे देखो यहां पर भी बेईमानी करते हैं। अभी एक बच्चे ने पूछा कि अगर ऐसा होता कि K2 बहुत बड़ा होता K1 से, तो तुम अपने आप अगर लगाओ ना यार। अब एक तो दो तरीके से सवाल करने के, पहला तरीका क्या है सर, ATBT-CT के गंदे वाले एक्सप्रेशन तो हमने याद कर ही रखे हैं, तो उनके ऊपर ये वाली कंडीशन लगाकर नए ATBT-CT निकाल लें। वो तो है ही, लेकिन जो अकलमंद आदमी होगा वो कहेगा ऐसी तैसी ATBT-CT की हम निकाल के दिखाते हैं, ऐसे सोच के। सोचना क्या है, AT के बारे में तो सोचना ही नहीं है, या AT को भी सोचते हो? A0 × e⁻−K1t, बताओ समझे सब लोग? यस सर। AT का कोई कंपैरिजन नहीं है सर K1 K2 के साथ। AT में K1 आता है, K1 ही रहेगा, इसका K2 होता ही नहीं, तो उसमें क्या कंपैरिजन करना? तो चलिए AT हो गया। BT में है सर कुछ झंझट, और मुझे लगता है थोड़ी सी अकल लगाओ तो मैं तो इसको 0 लिख दूं। अगर अकलमंदी दिखाई जाए तो इसको 0 लिख देना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर मैं धीरे धीरे बी के पास पहुंचता हूं, और जैसे ही पहुंचता हूं गायब हो जाता है, फिर मैं उसके पास पहुंचता फिर गायब हो जाता है, फिर मैं उसके पास पहुंचता फिर गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि सर मेरा पहुंचना धीरे है, लेकिन उसका घटना खड़ाक, यानी जैसे ही मेरे पास आया मैं गया, जैसे ही मेरे पास आया मैं गया। इसका मतलब ये हुआ मैं तो आपको ऑलमोस्ट कितना नजर आऊंगा, हमेशा 0। कुछ समझे बात? यस सर। और जहां तक सी का सवाल है, तो मुझे ऐसा लगता है सर बीच में जब बी है ही नहीं, तो सी तो यही आएगा, ए के इनिशियल अमाउंट में से माइनस कर दीजिए e⁻−K1t। कुछ समझे? जब बी बीच में है ही नहीं तो क्या लेना देना बी का? ए का जो भी अमाउंट खर्च हुआ वो सारा सी के पास चला गया, एंड दैट इज 1 - e⁻−K1t × A0। कुछ समझे? यस सर Yes, लॉजिकली yes, तो sir. समझ में आ गया, लेकिन अगर हम इक्वेशन में ये वाला केस पुट करते तो बी की तो ये वैल्यू नहीं आएगी। आप इक्वेशन में पुट करेंगे तो बी की वैल्यू इसलिए नहीं आएगी क्योंकि आप वहां पर वो कंपैरिजन कर नहीं पाएंगे। आप पुट करके देखिए, आपको कहीं ना कहीं वो चीज दिखाई देगी। एक बार पुट करके देखो जरा बी की वैल्यू। बीटी को अगर हम पुट करें, ये है बीटी, इसमें जरा K2 को बहुत बड़ा, क्या किसको बड़ा करना है हमें? K2 को। तो K2 को अगर बहुत बड़ा करें तो यानी ये बहुत छोटा हो जाएगा। नीचे K2 अगर K2 को बहुत बड़ा करें तो अंदर आ जाएगा K1, और K2 को बहुत बड़ा किया तो ये आ सर जाएगा वो नीचे का बहुत बड़ा हो जाएगा ना। हाँ K2 और इन्फिनिटी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो अब थोड़ा सा देखो यार अपने आप, क्या क्या आ रहा है हमारा। ये आ रहा है सर बीटी। K2 को इन्फिनिटी ले लेंगे तो BT 0 हो जाएगा। हाँ मतलब बहुत इन्फिनिटी का मतलब कुछ नहीं है, मतलब ये कि इसको ऐसे सोचो जैसे अगर K2 K1 के रेस्पेक्ट, हाँ अगर K2 K1 के रेस्पेक्ट में बहुत बड़ा हुआ तो ऊपर क्या बचेगा? K2 अगर K1 के रेस्पेक्ट में बहुत बड़ा हुआ, K1/K2 ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। K2 × A0, और यहाँ क्या बचेगा? e⁻−K1t
माइनस के e की पावर माइनस k1t K1t इतना आएगा बी की वैल्यू। अब इसमें अगर अब तुम अब सोचो थोड़ा सा दिमाग लगा के कि अगर k2 बहुत बड़ा है k1 से तो क्या होगा। अगर k2 बहुत बड़ा है k1 से बहुत छोटा होगा सर। जीरो को टेंड करेगा सर ये तो ऑलमोस्ट 0 आ जाएगा और मल्टीप्लाई होकर नहीं, वापस लेकिन 0 अब देखो लक्ष्य जो कह रहा है ना, मैं समझ रहा हूँ उसकी बात को। ये जो जीरो वाली बात होती है ना, ये तब आती है जब आप माइनस या प्लस में ले। प्लस हो ना, जैसे दो लोग जुड़ रहे हैं तो एक आदमी कहेगा मैं बहुत खराब हूं तो मैं उसको हटा देता हूं। दो लोग घट रहे हैं, एक यहां पर जुड़ना घटाना हो चुका। रेसिप्रोकल भी जीरो को जाता है ना। हाँ, मतलब ये जुड़ना घटाना हो चुका। बस ये कि अब एक कंपैरिजन जो लास्ट बचता है वो कंपैरिजन सिर्फ ये दिखता है बस, और कोई कंपैरिजन नहीं बचता। और इस कंपैरिजन को देख के ऐसा लग रहा है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि K2 K1 से बहुत बड़ा है तो इसको काफी छोटा माना जा सकता है। बस ये इतना एक कंपैरिजन जो बचता है जो लास्ट में, और इसको छोटा मानने का मतलब है कि आप ये मान के चलिए। और अगर ऐसा तुम्हें लग रहा है कि नहीं सर हम तो T की वैल्यू पुट करेंगे, K1 की वैल्यू पुट करेंगे, K1 K2 को पुट करेंगे तब देखेंगे B, तो तुम देखोगे BT की वैल्यू 10 की पावर -28 22 है -18। हाँ सर, लगभग जीरो ही है, समझो मेरी बात को। तो हम उसको कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि राउंड ऑफ करके हमारा कैलकुलेटर यही दे देगा कि भाई जीरो लिखो, भाई कहां चक्कर में पड़ो। लेकिन जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे इन बातों का। अभी हम देखते हैं जब ग्राफ बनाएंगे। ठीक, अच्छा ये बताओ सीटी भी क्लियर है? ये कौन सा है सर? आगे वाला, आगे साइड। ये सीटी भी हमें समझ में आ गया। सीटी भी ठीक है, जब इसको लेना ही नहीं है तो जो है वो हम दोनों के बीच में चल रहा है। चलिए अब इसका भी ग्राफ एक बार प्लॉट करके देख लेते हैं। एटी बीटी सीटी का अगर ग्राफ बनाया जाए तो कैसे बनाया जाए। इसी में अगर एटी बीटी सीटी बनाया जाए, ये कंसंट्रेशन आ जाएगा, ये टाइम आ जाएगा। आप जल्दी से बताओ अगर एटी बीटी सीटी का कर्व बना। एटी में तो सर मुझे ज्यादा दिमाग नहीं लग रहा, लेकिन हाँ ये जरूर है सर, इस बार एटी के लिए इस चीज का जरूर ध्यान रखेंगे कि ऐसे नहीं टपका देंगे। मानते हो कि नहीं? जैसे पहले आपने टबाक करके नीचे खत्म कर दिया, ऐसे नहीं सर, आराम से जैसे चलता है अपना नॉर्मल कर्व है ऐसे ऐसे चलेगा, जैसे एक्सपोनेंशियल कर्व होते हैं। चलिए ऐसे बना दिया। और जब बी की बात करेंगे तो बी के लिए तो सर एक चीज है। अब कुछ लोग कहते हैं सर बी को आप हमेशा ऐसे बनाइए, जबकि मेरा मानना यह है कि जब तक कोई चीज बनती नहीं है तब तक घटती नहीं है। बताओ समझे तुम? हाँ सर। यानी कुछ तो बनेगा, बनने के बाद घटाओगे ना भाई। ऐसा तो नहीं कि मैं बना हूं नहीं घट गया जीरो, ऐसा नहीं। यानी एक इंस्टेंट ऐसा हो। और ये सब ये कर्व वगैरह में ये सब दिमाग लगाना पड़ता है। तो हम पहले उठे जरा सा और उसके बाद जीरो, हमेशा जीरो दिखाई देंगे क्योंकि हमारे बनते ही मामला खत्म हो जाएगा। और सी का जो कर्व होगा उसके बारे में कोई बताएगा? सी का कर्व कैसे बने? सर वो नीचे से तुरंत मैक्स हो जाएगा। मतलब कैसे? बी के नीचे से जाएगा ऐसे यू? नहीं, एक्सपोनेंशियली मैक्स हो जाएगा तुरंत। नहीं, कैसे जाएगा? मतलब एक्सपोनेंशियल कैसे? ऐसे बना दें यूं? ऐसा सही बना चाहिए। हाँ सर, ऐसा सही है। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि कभी तो सी बी के नीचे होगा। मानते हो कि नहीं? हाँ सर। शुरू के कुछ सेकंड्स, कुछ जो भी कहते हैं इसको, कुछ समय के लिए सी बी के नीचे होगा, क्योंकि सी बनता तो बी से ही है ना। तो बी के बिना तो सी बन ही नहीं सकता। तो इसके अलावा बी किसी ना किसी इंस्टेंट में इनिशियली वो सी के ऊपर रहा होगा और सी नीचे रहा होगा। लेकिन एक बार जहां सी ने बनना स्टार्ट किया और बी लगातार जीरो रहेगा और सी खट 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 बढ़ता चला जाएगा और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां तक चली जाएगी? ए नॉट। तो ये जो कर्व, अभी देखो इस कर्व में भी ये वाला जो पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट आ रहा है। तो हो सकता है 4 कर्व्स बना के दिए जाए जिसमें इस चीज का ध्यान ना दिया जाए। तो जिस कर्व में इस चीज का ध्यान दिया जाएगा आप उसे टिक कर दीजिए। क्लियर है? यहाँ पे ये बात तो जरूरी नहीं है ना कि जो सी का जो कर्व है वो बी को वहां पे इंटरसेक्ट करेगा जहाँ पे बी का मैक्सिमम वगैरह बन रहा है। नहीं, ऐसा तो नहीं है यार, ऐसा कुछ नहीं है। अब बाकी ये कि मतलब ये कह रहे हो क्या ये? हाँ सर, यस सर। नहीं, इसमें ऐसा तो कुछ नहीं है मैक्सिमम मिनिमम वाली बात, क्योंकि हम तो इसको जीरो ही लेके चल रहे हैं। सिर्फ कर्व में ऐसा दिखाया जा रहा है कि भाई कुछ उठाओगे तब तो जीरो करोगे, शुरू से ही जीरो रखोगे और हमेशा ही जीरो रखोगे तो इलॉजिकल सा लगता है। पहले बनेगा तभी तो जीरो होगा ना। तो इसका मतलब हुआ कुछ बना के जीरो कर दिया, फिर वो मैक्सिमम मिनिमम वाला फंडा नहीं है इसमें। कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं देता। बाकी है कि तुम लोग अगर इत्मीनान से 5 7 10 मिनट एक बार बैठ के सोच लेना कि अगर कोई खास पॉइंट इसमें लगते हो तो वो भी एक बार सोच के डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल सा नहीं लग रहा है। आप नॉर्मल से कर्व लग रहा है और बाकी सब कन्वर्जन जो है वो बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं जैसे ये एटी का आ गया, ये सीटी का आ गया, ये बीटी का आ गया। तो ये कुछ लॉजिकल से लग रहा है। बस ये कि कुछ पॉइंट्स हैं कि बी हमेशा जीरो रहता है, जैसे यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि बी हमेशा जीरो रहता है। तो ये लिखने के लिए तो ऐसा लिख देते हैं, लेकिन जब आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको थोड़ा सा तो मेंशन करना पड़ेगा कि बी का मतलब ये थोड़ा ना कि ये यहीं से शुरू हुआ यहाँ खत्म हो गया। अरे भाई सी फिर कैसे बनेगा? अगर बी जीरो ही चल रहा है तो सी क्या बी बना रहा है या ए बना रहा है? सी को तो बी बना रहा है, तो इसका बी को बनना पड़ेगा तब वो सी के पास जाए। तो शुरू में तो उठेगा, फिर उसके बाद हमेशा जीरो रहे। समझ गए बात? यस सर। यस सर। यस सर।
अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर जो इंपॉर्टेंट आएगा, जिस पर जेई में बहुत ज्यादा सवाल पूछे जा चुके हैं, और वो है मैकेनिज्म वेरिफिकेशन, जो केमिकल काइनेटिक्स का सेकंड पोर्शन आता है। यानी केमिकल काइनेटिक्स का जो पर्पस है पढ़ने का या पढ़ाने का, वो आता है, दैट इज मैकेनिज्म वेरिफिकेशन। आप जनरली ऑर्गेनिक रिएक्शंस की बात करें या फिर जनरल बात करें कि कभी कभी दिक्कत ये होती है कि डब्बे के अंदर क्या हो रहा है ये हमें पता नहीं होता, कि अंदर चल रहा है, हम डब्बे के अंदर तो बैठे नहीं होते, तो हमें नहीं पता चलता कि अंदर क्या चल रहा है। तो क्या होता है, जैसे मान लो कोई एक रिएक्शन के नाम ले लेते हैं, कोई भी एक रिएक्शन हो रही है, जैसे जो तुमने पढ़ रखी है, कोई भी रिएक्शन, मान लो जैसे कैनिजारो रिएक्शन ले लें या एल्डोल कंडेंसेशन ले, कोई एक रिएक्शन ले लेते, ठीक। अब वो अंदर क्या और क्या मचा पड़ा है हमें पता नहीं, लेकिन अब साइंटिस्ट जो होते हैं वो भी अंदर नहीं बैठते, तो साइंटिस्ट करते क्या है कि वो अपने हिसाब से रिएक्शन की मैकेनिज्म प्रिडिक्ट करते हैं कि ऐसा लगता है पहले ये हुआ होगा, फिर ये हुआ होगा, फिर ये हुआ होगा, ऐसे करके उनके दिमाग में 4-5 बातें आती। तो क्या करते हैं, 4-5 साइंटिस्ट होते हैं, और वो 4-5 साइंटिस्ट जो है अपने अपने हिसाब से उस पर्टिकुलर रिएक्शन की मैकेनिज्म को प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक। और वो 4-5 मैकेनिज्म को एक बड़े आदमी के सामने लाके खड़ा कर देते हैं, भाई देखिए ये हमारे हिसाब से ऐसी मैकेनिज्म होनी चाहिए। दूसरा कहता है नहीं नहीं ऐसी होनी चाहिए, तीसरा कहता है नहीं नहीं ऐसी होनी चाहिए। अब जो वो बड़ा आदमी है वो डिसाइड करता है कि इन 5 मैकेनिज्म्स में से सही मैकेनिज्म क्या होनी चाहिए। वो जो वेरिफिकेशन वो काइनेटिक्स के थ्रू करता। कैसे करता है, वो जो बड़ा आदमी है सबसे पहले उस रिएक्शन को देखता है और एक्सपेरिमेंटली उस रिएक्शन का डिफरेंशियल रेट लॉ तैयार करता है। एक्सपेरिमेंटली कैसे तैयार करता होगा, किसी एक रिएक्टेंट के अमाउंट को दुगना कर दिया, एक को कांस्टेंट रख दिया, रेट 4 गुना हो गया, तो उसको समझ में आ गया उसकी पावर 2। मेरी बात समझ रहे हो, एक्सपेरिमेंट करने का तरीका। और फिर किसी एक को कांस्टेंट रख के दूसरे को दुगना कर दिया तो पता चला रेट पे फर्क ही नहीं पड़ा, वगैरह वगैरह। तो इस तरह करके वो उनकी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स जो पावर चढ़ती हैं उनको प्रैक्टिकली प्रिडिक्ट करता है, एक्सपेरिमेंटली प्रिडिक्ट करता है। ये वाली बात समझ में आ गई? यस सर। फिर वो क्या करता है, यानी उसके पास उस रिएक्शन का एक्सपेरिमेंटल डिफरेंशियल रेट लॉ तैयार। अब जो 5 आदमी अपनी मैकेनिज्म लेके आए हैं, वो पहली आदमी को बुलाता है और कहता है भाई ऐसा है, मैं आपके सामने आपने जो मैकेनिज्म दी है उसको यूज करके इस रिएक्शन का डिफरेंशियल रेट लॉ तैयार करने जा रहा हूं। अगर आपका डिफरेंशियल रेट लॉ मेरे एक्सपेरिमेंटल डिफरेंशियल रेट लॉ से मैच कर गया तो आपकी मैकेनिज्म सही है, नहीं तो बाय। बात समझे? तो इस तरह करके वो 5 मैकेनिज्म को लेता है और मैकेनिज्म को यूज करके डिफरेंशियल रेट लॉस तैयार करता है और उसको एक्सपेरिमेंटल लॉ से मैच कर लेता है। जहां पर ये मैच हो जाता है उस मैकेनिज्म को सही मान लिया जाता है। यहां तक समझ में आ गया बात? यस सर। ठीक। अब हमें क्या सीखना है, हमें ये सीखना है कि मैकेनिज्म को देखकर आप रिएक्शन का डिफरेंशियल रेट लॉ कैसे बनाते हैं। यही मेन बात, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल डिफरेंशियल रेट लॉ वो तो सवाल में देगा, वो तो एक्सपेरिमेंटली वो सवाल में दे देगा, कहेगा बताओ ये एक्सपेरिमेंटल डिफरेंशियल रेट लॉ है और ये मैकेनिज्म, आप बताइए ये मैकेनिज्म सही है कि गलत। तो मैं इस मैकेनिज्म को यूज करके लॉ बनाऊंगा और उस लॉ के साथ मैच करूंगा। अगर मैच कर गया तो ठीक, नहीं तो मैकेनिज्म गलत हो गई। ये काम ठीक। अब ये कैसे करते हैं ये देख लेते हैं, बहुत आसान है एकदम। एक इक्वेशन से इसको समझ के देख लेते हैं। मान लीजिए एक रिएक्शन ये 2O3 gives 3O2, दिस इज द नेट केमिकल इक्वेशन, ठीक। तो कुछ लोग आए, उन्होंने कहा भाई ऐसा है, इसकी जो मैकेनिज्म है वो ये क्या है, इसकी मैकेनिज्म ये है कि O3 इज इन इक्विलिब्रियम विद O2 प्लस O। दिस इज माय फर्स्ट स्टेप एंड दिस इज स्टेप 1 और ये हमारा स्टेप 2। O3 प्लस O gives 2O2, दिस इज स्टेप 2 एंड दिस इज स्लो स्टेप, ये स्लो स्टेप। अब वो कह रहा देख लीजिए ये 2 स्टेप की मैकेनिज्म है, आपके सामने ये नेट रिएक्शन लिखी गई है, दिस इज नेट रिएक्शन। आप ये बता दीजिए कि इस रिएक्शन का डिफरेंशियल रेट लॉ कैसे बनेगा। तो अब तुम लोग को इस बारे में शायद हम बात भी कर चुके हैं कि जो रिएक्शन का स्लोएस्ट स्टेप होता है वही रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ये बात हो चुकी है हमारी एक बार डिटेल में। यस सर। यस सर। एक बार साइकिल बनाई थी, याद है? यस सर। यस सर। कब बनाई थी? नहीं बनाई थी सर। है कभी बनाई थी कि नहीं? साइकिल फैक्ट्री में सर आपने फैक्ट्री वाला एग्जांपल दिया था। वही साइकिल बन रही थी, सीट बनती थी, जहां हैंडल बनते थे, जहां गद्दियां बनती थी, वहां ये डिसाइड हो गया था कि जो भी रिएक्शन का स्लोएस्ट स्टेप होता वही रिएक्शन का रेट डिसाइड करता है। क्लियर है? यस सर। चलिए अब यहां पर देख के लग रहा है कि जो स्लोएस्ट स्टेप है रिएक्शन का वो ये, तो इसका मतलब इस रिएक्शन का जो भी रेट ये वो रेट है जो मान लीजिए इस रिएक्शन का रेट 5 है, तो नेट रिएक्शन जो आपने लिखी है उसका रेट भी 5 ही होगा। 5 गद्दी 5 साइकिल, 10 गद्दी 10 साइकिल, 5 गद्दी 5। बात समझो, जितनी गद्दियां बन रही हैं उतनी साइकिल तैयार हो जाएंगी, बात खत्म।
ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे इस रिएक्शन का रेट पता चल जाए तो वही रेट ऊपर वाली रिएक्शन का भी होगा और हमारा डिफरेंशियल रेट लॉ तैयार हो जाएगा। अब इसमें एक जो पॉइंट आ रहा है वो ये आ रहा है कि अब इनके जो रेट कांस्टेंट है, मान लीजिए वो हमें सवाल में ऑलरेडी गिवन है। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K1 दे रखा है, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K2 दे रखा है और इस स्लो स्टेप का रेट कांस्टेंट सपोज K3 दे रखा है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए इस रिएक्शन का डिफरेंशियल रेट लॉ कैसे लिखेंगे, तो तुरंत अपने आप अकल लगा के बताना क्या ये ठीक कर रहा हूं मैं कि जो ये रिएक्शन है इस रिएक्शन का रेट K3 इंटू O3 इंटू O के बराबर हो। ये आपने पावर कैसे चढ़ा दी भाई साहब 1 और 1? आप तो कह रहे थे पावर अननोन होती है। हाँ अननोन होती है किसकी? नेट रिएक्शन की। ये तो स्टेप है ना, स्टेप तो सिंगल ही होगा और सिंगल स्टेप की जो भी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं, जो भी मॉलिक्युलरिटी है, वही पावर में चली जाती है। यस सर। इसका मतलब सर ये आपने किसका रेट लिखा है? इस रिएक्शन का। क्या ये ठीक है कि यही रेट नेट रिएक्शन का होगा? नहीं सर। अरे हाँ सही, अरे रेट तो सही यस सर। भाई, जिस स्पीड से स्लो स्टेप चल रहा है उसी स्पीड से रिएक्शन चल रही, बिल्कुल सही। लेकिन ये जो लिखा है आपने लॉ, ये लॉ ऊपर वाली रिएक्शन का लॉ नहीं होगा सर। रेट सेम है सर, इसका रेट 5 है, ऊपर भी 5, बिल्कुल सही। बट द डिफरेंशियल रेट लॉ ऑफ दिस स्लोएस्ट स्टेप विल नॉट बी इक्वल टू द डिफरेंशियल रेट लॉ ऑफ द नेट रिएक्शन। व्हाई? बिकॉज डिफरेंशियल रेट लॉ किसी भी रिएक्शन का एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें रिएक्टेंट्स या कभी कभार प्रोडक्ट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। किसी ऐसे आदमी का कभी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता जो रिएक्शन में दिखाई नहीं दे रहा। जरा समझना, इस रिएक्शन में क्या तुम्हें O3 और O दिखते हैं? तो हो सर, देखिए O3 बिल्कुल सही है सर, O3O है, दिस इज द डिफरेंशियल रेट लॉ ऑफ दिस इक्वेशन, बिल्कुल सही लिखा आपने। लेकिन सर अब आप ये कहें कि यही डिफरेंशियल रेट लॉ इसका भी होगा, ये गलत है सर, क्योंकि इस रिएक्शन में O है ही नहीं, तो O कहां से आ रहा है? मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? यस सर। यानी कहने का मतलब ये हुआ, इफ द रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज 50 देन द रेट ऑफ द नेट रिएक्शन इज आल्सो 50, नो डाउट, बिल्कुल सही। बट द एक्सप्रेशन इज रॉन्ग। If this is the differential rate of this equation, this will not be the differential rate of this equation. Why? Because इसके differential rate law की equation में या तो O3 आएगा, O2 आएगा, कम से कम ऐसा कोई आदमी नहीं आएगा जो उस रिएक्शन का इंटरमीडिएट है, दैट इज ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन। ये इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट है और ये आपको नेट रिएक्शन के डिफरेंशियल रेट लॉ में नजर नहीं आना चाहिए। बताओ यहां तक ठीक है? यस सर। यानी सबसे पहले आपने स्लो स्टेप पकड़ा, स्लो स्टेप को पकड़ते ही आपने डिफरेंशियल रेट लॉ लिख दिया। डिफरेंशियल रेट लॉ लिखते ही आपने ये देखा कि उस पूरे डिफरेंशियल रेट लॉ में वो कौन है जो आपको पसंद नहीं है, और वो आदमी होता है जिसको इंटरमीडिएट कहा जाता है। मुझे इंटरमीडिएट पसंद नहीं है, इसको यहां से एलिमिनेट कर दीजिए और आप पूरी इक्वेशन को O3 और O2 के टर्म्स में बना लीजिए, मुझे नेट रिएक्शन का डिफरेंशियल रेट लॉ मिल जाएगा। यानी मुझे इस O को यहां से हटाना है, और O जिसको आप इंटरमीडिएट कहते हैं, इसकी कंसंट्रेशन को इक्विलिब्रियम स्टेप से बहुत आसानी से हटाया जा सकता है। अगर तुम्हें याद हो तो तुम्हें बताया गया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट कांस्टेंट का रेशियो होता है जिसकी वैल्यू O2 इंटू O डिवाइडेड बाय O3 से निकाली जाती है। क्लियर है? यस सर। जो आदमी मुझे पसंद नहीं है उसका नाम है O, और उस O की वैल्यू आती है K1 बाय K2 O3 बाय O2। क्लियर है? यस सर। और अब इस O की वैल्यू उठा के यहां पुट कर दीजिए, क्योंकि मुझे सिर्फ O पसंद नहीं था। रेट इक्वेशन इज सिमिलर, सब कुछ सही है, बट एक्सप्रेशन को सही बनाने के लिए मुझे उस इंटरमीडिएट को एलिमिनेट करना पड़ता है इक्विलिब्रियम स्टेप की मदद से। इतनी सी छोटी सी कहानी है। नाउ द व्हाट विल बी द नेट डिफरेंशियल रेट लॉ, फाइनल डिफरेंशियल रेट लॉ ऑफ द नेट रिएक्शन इज K1 K3 बाय K2 इंटू O3 स्क्वायर बाय O2। बताओ कुछ समझे? दिस इज द नेट डिफरेंशियल रेट लॉ ऑफ दिस इक्वेशन। और अब क्या ये कहना ठीक है कि इस रिएक्शन का डिफरेंशियल रेट लॉ अब ये हो सकता है? क्यों? क्योंकि सर अब इसमें कौन कौन आ रहा है? सर O3 आ रहा है, आ सकता है, O2 आ रहा है, आ सकता है। सर इंटरमीडिएट को आपको एलिमिनेट करना था, जो कि आपने इक्विलिब्रियम स्टेप से एलिमिनेट कर दिया, खत्म हो गया। तरीका समझ में आ गया? यस। यानी जब कभी भी मैकेनिज्म वेरिफिकेशन पे सवाल आता है तो ये दो तरह से पूछा जाता है। पहला, क्या ये मैकेनिज्म सही है? कैसे करेंगे सवाल को? हम सबसे पहले उससे पूछेंगे, आप मुझे एक्सपेरिमेंटल डिफरेंशियल रेट लॉ दे दीजिए, मैं आपको थ्योरेटिकली डिफरेंशियल रेट लॉ कैलकुलेट करके बताता हूं, हम मैच करके देख लेंगे। अगर मैच कर गया तो मैकेनिज्म सही है, वरना मैकेनिज्म गलत। एक तरीका सवाल पूछने का। दूसरा तरीका, मैकेनिज्म तो सही है, लॉ बताओ। तो फिर ठीक है, जब मैकेनिज्म सही है तो लॉ ये खत्म हो गया। यानी या तो वो लॉ को प्रूव करवाएगा, मैकेनिज्म को वेरीफाई करवाएगा, या फिर वो मैकेनिज्म देकर पूछेगा कि डिफरेंशियल रेट लॉ क्या है, उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। तो आप फटाक से रेट लॉ लिखिएगा और बता दीजिएगा O3 के रेस्पेक्ट में रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है और O2 के रेस्पेक्ट में रिएक्शन का -1 ऑर्डर है, एंड द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 2 + -1 दैट इज 1। सर तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो रेट की वैल्यू आती है
K3 into concentration of O3 into O, ये हाँ। वैल्यू नेट वाली होती है, बट जो एक्सप्रेशन है वो चेंज करना है। यानी रेट की वैल्यू जो यहां सॉल्व करके आएगी वो 50 आएगी। जैसे मान लो इस जगह पर रेट 50 है, तो इसको सॉल्व करके अगर 50 आ रहा है तो इसको सॉल्व करके भी 50 आएगा। रेट तो 50 ही है। एक्सप्रेशन को सही करने के लिए आपको उस एक्सप्रेशन में ऐसा कोई भी आदमी नहीं दिखाना है जो नेट रिएक्शन में दिखाई नहीं देता। और वो कौन से आदमी होते हैं? इंटरमीडिएट। तो जैसे ही आपको लगता है कि आपके स्लोएस्ट स्टेप में कोई इंटरमीडिएट का इन्वॉल्वमेंट है, तो आप उस इंटरमीडिएट को इक्विलिब्रियम स्टेप से एलिमिनेट करके वापस वैल्यू पुट करके उसको सिंपल डिफरेंशियल रेट लॉ में तैयार कर लीजिए, खेल खत्म। ठीक है सर। अगर आपसे पूछे कि बताइए इस रिएक्शन का नेट रेट कांस्टेंट क्या है, तो इस रिएक्शन का जो नेट रेट कांस्टेंट है वो K1 K3 by K2 से कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर है? यस सर। यस सर। सर यहाँ पे तो इक्विलिब्रियम बन गया था सिचुएशन में, इसलिए हमने फॉरवर्ड रेट इक्वल टू बैकवर्ड रेट कर दिया, K1 by K2 हो गया वो। हाँ, जिसमें सर इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा तो हम ये काम नहीं कर पाएंगे। मतलब ऐसा एक भी सवाल नहीं होगा जिसमें आपको रेट डिफाइन करना हो या डिफरेंशियल रेट लॉ डिफाइन करना हो और आपके पास इक्विलिब्रियम स्टेप ना हो। बिना इक्विलिब्रियम स्टेप के आप ये सवाल नहीं कर सकते। आप मतलब जो अभी हमने बात की, अब एक लाइन जोड़ रहे हैं। अगर इक्विलिब्रियम स्टेप नहीं है तो तुम्हारे हिसाब से फिर तीन, जैसे इसी रिएक्शन को अभी दोबारा करते हैं, तो तुम्हारे हिसाब से फिर तीन स्टेप्स होने चाहिए। कौन कौन से? एक होना चाहिए O3 गिव्स O2 प्लस O, एक होना चाहिए O2 प्लस O गिव्स O3, और एक होना चाहिए O3 प्लस O गिव्स 2O2। मतलब इसके भी दो स्टेप्स होने चाहिए, यानी ये वाला एक स्टेप, पीछे आने वाला दूसरा स्टेप, और ये तीसरा स्टेप। लेकिन कौन सा स्लो है ये मुझे नहीं पता। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? यानी मेरे कहने का मतलब है आपको स्लो स्टेप गिवन है, बहुत बढ़िया। स्लो स्टेप के अंदर एक ऐसा आदमी है जो आपको पसंद नहीं, वो कौन होता है? इंटरमीडिएट। उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। किस स्टेप से? इक्विलिब्रियम स्टेप से। इक्विलिब्रियम स्टेप उसको देना पड़ेगा, पहली बात। अगर वो नहीं दे रहा है तो जो भी दूसरा स्टेप है आप उसको इक्विलिब्रियम स्टेप मान लीजिए। नीट के पेपर में कुछ साल पहले एक सवाल आया था जिसमें उन्होंने इक्विलिब्रियम स्टेप ना देकर, दिया ही नहीं था, मतलब दो स्टेप दे रखे थे, जिसमें एक को स्लो दिया था, ऊपर वाले को स्लो नहीं दिया था। तो बच्चों ने फटाक से स्लो वाले का रेट लिखा और उसमें जो भी इंटरमीडिएट आ रहा था उसमें ऊपर वाले को इक्विलिब्रियम स्टेप मानकर सॉल्व कर दिया था, और वही आंसर सही। और उन्होंने उस सवाल में उन बच्चों को नंबर भी दिए। यानी मेरे कहने का मतलब है बिना इक्विलिब्रियम स्टेप के आप इंटरमीडिएट को की कंसंट्रेशन को एलिमिनेट नहीं कर पाए। सब लोग मेरी बात समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं मैं? तो इक्विलिब्रियम स्टेप तो देना जरूरी होगा ही होगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं। डाउट ये नहीं था, डाउट ये होना चाहिए कि सर अगर स्लो स्टेप ही ना हो तो क्या हो? ये दिक्कत। अगर स्लो स्टेप ही गिवन नहीं होगी तो हम तो पेन ही नहीं चला पाएंगे, हम तो पहली लाइन ही नहीं लिख पाएंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं मेरी? तो एलिमिनेट करना तो बहुत दूर की बात है सर। हम जब पहले लाइन नहीं लिख पाएंगे तो सवाल कैसे करेंगे? यानी अब मैं उस पॉइंट पर जल्दी से आने वाला हूं जिसमें यह कहा जा रहा है कि अगर आपको स्लो स्टेप गिवन ना हो तो आप रिएक्शन का डिफरेंशियल रेट लॉ कैसे निकालते हैं। तो चलिए अब इस पॉइंट पर आते हैं। इसको हटा दे भाई। यस सर। तो अब इस पॉइंट को डिस्कस करने के लिए ये फिर वही एडवांस लेवल पर इससे रिलेटेड बात की जा सकती है। वो है स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। अब ये एक अप्रोक्सीमेशन है जो उन जगहों पर यूज किया जा सकता है जहां पर आपको स्लो स्टेप गिवन नहीं। तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें समझा देता हूं पहले ये क्या अप्रोक्सीमेशन है। यानी ये सबसे पहले तो ये कि स्टडी स्टेट क्या है। तो बड़ा सीधा सा फंडा ये है कि ये कहते हैं कि जो भी नेट केमिकल इक्वेशन होती है वो नेट केमिकल इक्वेशन जब अलग अलग स्टेप्स में प्रोसीड करती है तो इंटरमीडिएट्स बनते हैं। रिएक्शन के लिए बोला जाता है कि किसी भी इंटरमीडिएट के बनने का जो शुरुआती रेट होता है बहुत ज्यादा होता है और बहुत लंबे समय तक उसकी कंसंट्रेशन में चेंज ऑब्जर्व नहीं होता। लेकिन जब ये रिएक्शन कंप्लीट होने वाली होती है तो इसकी कंसंट्रेशन टपाक करके नीचे, क्योंकि तुम्हें पता है ये फाइनल रिएक्शन में इंटरमीडिएट तो दिखेगा ही नहीं। इसका मतलब युवा शुरू में इंटरमीडिएट के बनने का रेट फास्ट, फिर बहुत देर तक कांस्टेंट, और उसके बाद जब रिएक्शन कंप्लीट होने वाली होती है तो इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन टपाक करके नीचे गिरती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहां पर इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन को पुट कर दूं, अगर मैं कोई कर्व बनाता हूं, कोई ग्राफ बनाता हूं, तो ये एक इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन को लेकर और ये एक टाइम को लेकर मान लीजिए कोई कर्व बनाया जा रहा है। तो एक चीज जो समझ में आ रही है वो ये है कि शुरुआती टाइम पर इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन बढ़ती है, फिर बहुत देर तक कांस्टेंट रहती है, और जब रिएक्शन कंप्लीट होने वाली होती है तो इसकी कंसंट्रेशन ऐसे गिर जाती है। यानी थोड़ा सा अच्छा बना लो यार। मतलब ये शुरू में इसकी कंसंट्रेशन ऐसे बढ़ी, उसके बाद बहुत देर तक कांस्टेंट रही, और उसके बाद ये खत्म। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो शुरुआत का टाइम है इस टाइम पर इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन में चेंज बहुत ज्यादा है टाइम के साथ। फिर यहां से लेके यहां तक का जो टाइम है ये लंबा टाइम, इस टाइम को स्टडी स्टेट कहा जाता है। दिस इज स्टडी स्टेट।
और स्टडी स्टेट का मतलब है डी इंटरमीडिएट बाय डी टी इज इक्वल टू 0। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि इस समय से लेकर, ये मान लीजिए आपका T1 है, और इस समय तक इसे T2 बोल सकते हैं। T1 से लेके T2 तक के लिए मैं डिफरेंशियल रेट लॉ बना सकता हूं बिना अप्रोक्सीमेशन के, बिल्कुल सीधा। अभी तुम्हें बना के दिखाता हूं, मैं बिल्कुल मस्त बना सकता हूं। फॉर स्टडी स्टेट द लॉ कैन बी डिफाइंड। फिर अप्रोक्सीमेशन क्या है? अप्रोक्सीमेशन ये है कि सर यहां से लेके यहां तक का जो वक्त है, सपोज यहां से लेके यहां तक का वक्त 50 सेकेंड्स है, तो ये वाला मान लीजिए 2 सेकंड है और ये वाला मान लीजिए ऐसे बोल रहे हैं जैसे 47 सेकंड है। तो 2 से लेके 47 का लॉ तो आप बना लेंगे फटाफट, उसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं। बेमानी क्या कर रहा है? बेमानी ये कि जो लॉ रिएक्शन ने 2 से 47 के बीच में फॉलो किया, वो मान लेते हैं 0 से 50 के बीच में फॉलो किया, एंड दैट इज अप्रोक्सीमेशन। मेरी बात समझे सब? यानी अप्रोक्सीमेशन का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए आपकी कोई रिएक्शन चल रही है, वो रिएक्शन 0 से लेके 50 सेकंड्स के बीच में चल रही है, मान लीजिए वो रिएक्शन 0 से 50 के बीच में चल रही है, ठीक। मान लीजिए पूरी रिएक्शन 0 से 50 का टाइम लगा, और स्टडी स्टेट कहां से लेके कहां तक है? स्टडी स्टेट 2 से लेके 47 तक। तो मेरे कहने का मतलब ये कि अगर 2 से लेके 47 के बीच का कोई लॉ बनाया आपने, जो कि बिना अप्रोक्सीमेशन के बनाया, बिल्कुल सही एकदम, तो आप बेमानी ये कह दीजिए कि जब 2 से लेके 47 सेकंड तक रिएक्शन ने ये लॉ फॉलो किया, तो मान लेते हैं कि थ्रू आउट रिएक्शन का डिफरेंशियल रेट लॉ यही रहा होगा। बात खत्म। एंड दिस इज स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। बताओ समझे यहां तक? यस सर। यानी सबसे पहली बात क्या है? सबसे पहली बात यह है कि स्टडी स्टेट किसे कहते हैं? स्टडी स्टेट वो स्टेट है, वो रिएक्शन का वो वक्त है जिस वक्त पर इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन में चेंज ऑब्जर्व नहीं होता। जिस रेट से वो बनता है उस रेट से वो घट रहा होता है, ठीक, जो कि एक लंबा वक्त माना जाता है। अगर मुझे किसी रिएक्शन का डिफरेंशियल रेट लॉ स्टडी स्टेट में बनाना आता है, तो मैं अप्रोक्सीमेशन ये अज्यूम कर लेता हूं कि ये स्टडी स्टेट क्योंकि लंबा वक्त होता है, तो अगर रिएक्शन ने कोई डिफरेंशियल रेट लॉ इस वक्त पर फॉलो किया, तो थ्रू आउट मान लेते हैं कि इस रिएक्शन ने यही डिफरेंशियल रेट लॉ फॉलो किया होगा। एंड दिस इज माय स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। क्लियर यहां तक? तो अब मुझे सिर्फ क्या सीखना है? मुझे सीखना है कि सर ये बता दीजिए स्टडी स्टेट में रिएक्शन का डिफरेंशियल रेट लॉ बनाया कैसे जाता है। बस बात खत्म। समझ में आ गई बात? तो अब स्टडी स्टेट के लिए डिफरेंशियल रेट लॉ बनाना फटाफट सीख लेते हैं। 2 मिनट का काम है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। हाँ सर, अगर ये कांस्टेंट जो मतलब इंटरवल टाइम है, वो अगर बहुत छोटा, मतलब 2-3 सेकंड के लिए, नहीं ऐसा तो फिर अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा सकते ना, फिर नहीं कर पाएंगे। मतलब हम तो ये जुगाड़ लगाना चाह रहे थे कि भाई अगर हमें स्लो स्टेप गिवन हो, तब तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं ना। अगर स्लो स्टेप गिवन है तो फटाक से रेट लिखा और जो आदमी पसंद नहीं है उसको एलिमिनेट कर दिया इक्विलिब्रियम स्टेप से। यही सीखा था अभी हमने। लेकिन अगर स्लो स्टेप ही गिवन नहीं है तो क्या करें? तो हम तो इसका जुगाड़ लगा रहे हैं कि स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन के थ्रू ये काम किया जा सकता है। अभी जो रिएक्शन हमने लिखी थी वो ये थी, 2O3 gives 3O2, ठीक, ये हमारी नेट रिएक्शन। अब मैं क्या करता हूं, इस रिएक्शन के स्टेप्स लिखता हूं। O3 plus O gives O2 and the rate constant is K1. O2 gives O3 plus O, the rate constant is K2, and the third reaction is O3 plus O gives 2O2 and the rate constant is K3. और मुझे ये बिल्कुल नहीं पता है कि इनमें से स्लो स्टेप कौन सा, मुझे कुछ नहीं पता। दिस स्टेप 1, दिस स्टेप 2, दिस स्टेप 3, बात खत्म। अब आप बताइए इस रिएक्शन का डिफरेंशियल रेट लॉ कैसे बनाएंगे? अभी इससे पहले क्या था? इससे पहले ये था कि सर आपने किसी एक स्टेप को स्लो दे रखा था, तो मैंने फटाक से उसका डिफरेंशियल रेट लॉ लिखा, मुझे ओ समझ में नहीं आया तो मैंने ओ को इक्विलिब्रियम स्टेप से एलिमिनेट कर दिया, मेरा आंसर आ गया। इससे पहले यही हुआ था। अब दिक्कत क्या है सर? मुझे तो स्लो स्टेप पता ही नहीं है, मैं तो पेन ही नहीं उठा पा रहा, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा रेट किसका लिखूं, इसका लिखूं, इसका लिखूं, और उसके बाद फिर क्या करूं? तो एक चीज क्लियर है, अगर ऐसी समस्या आ रही है तो एक काम करते हैं, आपको रिएक्शन का डिफरेंशियल रेट लॉ बनाना है। तो चलिए एक काम करते हैं, अगर मैं इस रिएक्शन का रेट, क्या होता है डिफरेंशियल रेट लॉ? डिफरेंशियल रेट लॉ एक ऐसी इक्वेशन है जो रिएक्शन के रेट को रिलेट करती है रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन के साथ। तो ये बताओ इस रिएक्शन का रेट क्या होगा? सोच के जवाब देना। ऊपर वाली रिएक्शन का रेट, क्या ये सही है? रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी -12 DO3/dt। अपने आप समझो बात को। यस सर। या फिर अगर और सही से लिखे तो ये भी लिख सकते हैं 1/3 DO2/dt, दिस विल बी द रेट। यस सर। अब सोचो अगर कोई पढ़ा लिखा बच्चा ये जुगाड़ लगा पाए कि DO3/dt या DO2/dt की वैल्यू इस तरह से कैसे निकाली जाएगी, उसको रेट मिल जाएगा, वहां पुट करते ही आ गया डिफरेंशियल रेट लॉ, खत्म। बताओ मेरी बात समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? यस सर। यानी मुझे सर आप DO3/dt की वैल्यू निकाल के दिखा दीजिए, बात खत्म करिए। चलिए अभी तो निकाली थी, चलिए व्हाट इज DO3/dt? क्या पहले स्टेप में O3 घट रहा है? यस सर। तो फिर माइनस में चला गया भाई साहब, ये आ गया K1। रिएक्टेंट कौन? O3O। क्लियर? यस सर। क्या सेकंड रिएक्शन में O3 बन रहा है? हाँ।
रिएक्टेंट Yes, कौन? O2 K2O2। क्या तीसरी रिएक्शन में O3 घट रहा है? घट रहा है। रिएक्टेंट कौन? O3O। दिस इज K3O3O। क्या समझ गए ये DO3/dt है? yes, Yes, sir. sir. इस DO3/dt को सर ऊपर पुट कर दीजिए, रेट तैयार हो जाएगा। अरे रुको तो सर, रेट तो तैयार हो जाएगा लेकिन डिफरेंशियल रेट लॉ गलत आएगा, क्योंकि O कौन है सर? ये कौन है? ये तो नेट रिएक्शन में ही नहीं, इसको तो एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे एलिमिनेट? अब आएगी, देखना बात समझ में आती है। अब आती है DO/dt की वैल्यू। अब जरा जल्दी से मुझे बताओ DO/dt की वैल्यू कितनी होगी? फर्स्ट स्टेप में DO/dt कैसे निकालें? घट रहा है बन रहा है? Sir, K2 K1O3O। क्लियर? Yes, sir. सेकेंड रिएक्शन में ये O बन रहा है प्लस K2O2। तीसरी रिएक्शन में ये घट रहा है K3O3O। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अभी तक कोई भी बेईमानी की गई है? कोई बेईमानी नहीं sir. नहीं। अच्छा, अब क्या कोई बेईमानी कर रहे हैं? फॉर स्टडी स्टेट द इंटरमीडिएट कॉन्सेंट्रेशन चेंज विल बी 0। क्या ये कोई बेईमानी है? नो सर। नहीं तो अरे अभी ये तो ना बेईमानी है, ये तो यही होता है ना, स्टडी स्टेट इसी को तो कहते हैं। DO/dt 0 होता है। सब पूरे के लिए अब ठीक, तो यानी DO/dt 0 हो गया, तो इसका मतलब इसको हम 0 रख सकते हैं। अगर आप इसको 0 रखते हैं फॉर स्टडी, समझना बात को, ये जनरल है, बट फॉर स्टडी स्टेट दिस विल बी 0 एंड इट इज 0, देन साफ समझ में आता है कि जो O की वैल्यू आएगी स्टडी स्टेट पर, जो O की वैल्यू आएगी अपने आप समझना, वो आएगा K2O2 अपॉन K1O3 प्लस K3O3। थोड़ा सा अपने आप समझ के देखो। यस सर। यही तो पसंद नहीं था, इसको उठा के यहां रख देते हैं। अब जो DO3/dt आएगा उसमें O होगा ही नहीं, मस्त ऊपर पुट करके रेट निकाल दीजिएगा, रेट लॉ तैयार हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। अभी हम करके देख लेते हैं। लेकिन ये जो लॉ बना, ये लॉ किस जगह पर बना सर? वो यहां बना, कोई बेईमानी के साथ नहीं बना, बिल्कुल ईमानदारी के साथ स्टडी स्टेट पर लॉ तैयार हो रहा है हमारा। लेकिन बेईमानी क्या कर रहा है कि अगर स्टडी स्टेट का लॉ ये है तो पूरी रिएक्शन का लॉ यही मान लो, दैट इज स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। कुछ समझ में आ रही बात? यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि आप जैसे ही O की वैल्यू यहां पुट करेंगे, थोड़ा सा तुम गणित लगा दो यार जल्दी जल्दी, O की वैल्यू दोनों जगह पुट करके बताओ DO3/dt की वैल्यू कितनी आ रही है। तुम लोग कहां करोगे, हम ही से करवाओगे। सर वही आनी चाहिए जो पहले आई थी। नहीं नहीं, वो नहीं आनी चाहिए, वो नहीं आनी चाहिए। अब मैं बता रहा हूं, हम बात कर रहे हैं ना, वो तो तब आएगी जब आपने ये कह दिया था कि K3 स्लो है। नहीं समझे? अभी तो हमें कुछ पता नहीं कौन स्लो है, तो एक जनरल एक्सप्रेशन लिख देते हैं, फिर देखेंगे कि अगर K3 स्लो होता तो वो आनी चाहिए। बात समझे कि नहीं? ओके सर। तो एक बार जनरल लिख के देखते हैं। जब जरा डालो ना वैल्यू, हम तो भूल ही जाएंगे, हमें तो याद ही नहीं। DO3/dt की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी? पहला स्टेप क्या था? DO3/dt माइनस K1O3, और O की जगह ये डाल देंगे। बड़ा मुश्किल, ज्यादा झंझट नहीं होगा, बहुत आसानी से हो जाएगा, बस तुम्हें हिम्मत दिखानी है, जो तुम दिखाओगे नहीं। हम बताते हैं, हमें याद आ रहा है कुछ। DO3/dt जो होगा माइनस में 2K1 K3 इंटू O3 स्क्वायर अपॉन K2O2 प्लस K3O2। K1 प्लस K3O3 वाला टर्म घट रहा है। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है यार? ये कुछ गलत लिख दिया क्या यार हमने कहीं एक्सप्रेशन में? ये सही है क्या? K1O3 जीरो करने के बाद आपने कुछ गलती की है। वही मुझे लग रहा है, जीरो करने के बाद कुछ गलत किया गया। K2O2 अपॉन K1O3 प्लस K3O3 लिखा तो ठीक ही है यार। नीचे K2 क्यों नहीं आ रहा है? K2 कहाँ गया? K2 ऊपर आ रहा है सर। K2O2 गायब है। 0 हो जाएगा क्या चीज सर? ऐसे तो इस हिसाब से 0 हो जाएगा अभी जो वैल्यू है।
सर मैकेनिज्म में तो कोई गलती नहीं। O3 प्लस O2, O2 गिव्स O3O, O3 प्लस O गिव्स O2, नहीं है तो सही है। नहीं मतलब गलत कुछ हो, मतलब हमें सिर्फ लग रहा है, मतलब हमें ये नहीं पता कि हमने गलत किया, हमें सिर्फ लग रहा है कि नीचे जो है, तुम नीचे का बता दो ना, नीचे क्या आ रहा है एक बार डिनोमिनेटर में। ये तो मुझे याद आ रहा है कि ऊपर वाला तो 2 टर्म कैंसिल हो जाएंगे, एक टर्म बचेगा K1 K3 O3 स्क्वायर शायद, या फिर देख लो एक बार। अच्छा, तो सर K1 ही आएगा। हाँ ये एक बार वैल्यू डाल लो यार, एक सेकंड बस, मैं पहली बार ही नहीं कर रहा हूं, वरना हमेशा करके दिखाता हूं, क्योंकि दूसरे पेज में बार बार। एक बार तुम करके देखो ना, गलत कुछ नहीं होगा, सब एक बार ईमानदारी से करके देखते हैं, आंसर आ जाएगा। तुम बस एक बार करके देखो, ओ को डाल के देख लेते हैं। ओ को जब यहाँ डालेंगे तो K1 O3, वो जो एलसीएम लेंगे, K1 O3 K3 O3 एलसीएम आ जाएगा K1 O3। सर पहला वाला टर्म और आखिरी वाले टर्म में K1 और K3 O3 के साथ नीचे वाले से कट रहा है, तो उससे फिर 0 ही बच रहा है बस। है सर कहीं गलती हुई है शायद। सर मैकेनिज्म में हुआ है, क्योंकि सेकंड मैकेनिज्म नीचे आना चाहिए था थर्ड पे। क्या गड़बड़ हुई यार? DO3/dt जो है हमारा, ये तो खैर, ये क्या, ये तो गलत नहीं लिखा यार कहीं? एक बार देखो, DO3/dt में पहला आ गया माइनस में K1 O3O, फिर दूसरे में आ गया प्लस में K2 O2, ये भी सही है, तीसरे में माइनस में फिर से K3 O3O, ये तो ठीक है। फिर DO/dt देख लेते हैं, DO/dt में पहले में माइनस में चला गया K1 O3O, फिर प्लस में चला गया K2 O2, फिर चला गया माइनस में K3 O3O, ठीक है। और इसको 0 रख दिया, जब 0 रखेंगे तो K2 O2 वहीं रह जाएगा, और ये O3 और K1 O3 और K3 O3। तुम्हारी तस्वीर सर के मैं किसी कोई नहीं कर रहा भाई, बहुत बड़ा है यार मैं यार क्या गड़बड़ क्या है, हम समझ नहीं पा रहे, मतलब क्या गड़बड़ क्या है? नीचे क्या आ रहा है? ये एक K2 का टर्म चाहिए था यार, ऊपर K1 K3, नीचे K2, मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए था, मतलब जहां तक मुझे याद आ रहा है, ये कुछ ऐसा सीन आना चाहिए, ये K2 O2 प्लस K3 O3। गलती आपको नहीं आ रहा है क्योंकि अब जब इसके बाद, अच्छा एक सेकेंड, इसमें जरा देखो एक बार, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? O3O, O3 प्लस O, यार ये कुछ गड़बड़ लिख दिया लग रहा है, ये मुझे लग रहा है यार। वो जरा इक्वेशन जरा फिर से दिखाना, वो वाला इक्विलिब्रियम जो था हमारा। सर इक्विलिब्रियम वाला एक्सप्रेशन में गलती हुई है। ये यही गड़बड़ लिख दिया यार। O3 गिव्स O2 प्लस O, पहली रिएक्शन ये होनी चाहिए ना, पता नहीं क्या लिख दिया यार, ये सब गड़बड़ हो गया। हाँ सर यहीं पे गलती है। यहाँ गड़बड़ हो गया भाई, ये तो दोनों सेम ही लिख दिया यार, ये गड़बड़ हो गया भाई। फिर से करो, अब गलत, इसको काट दो भाई, इसको फिर से करेंगे। अब एक बार सब लोग जरा फिर से करो, मतलब तुम्हें समझ में आ गया ना करना क्या है, सब गड़बड़। अब तमीज से कर लेते हैं एक बार जल्दी से। तुम्हारी तस्वीर के सारे। सर ये कोई बैकग्राउंड में गाना गा रहा है। कोई बात नहीं है तो अच्छी बात है, आदमी जब पागल होता है तो इसी तरह की बातें करता है। तो ये एक रिएक्शन लिखते हैं भाई, अब जरा जल्दी से कर लेते हैं। 2O3 गिव्स 3O2, ये रिएक्शन है, ये नेट रिएक्शन है। अब इसके स्टेप्स लिख लेते हैं। पहला स्टेप हो गया O3 गिव्स O2 प्लस O, दूसरा हो गया O2 प्लस O गिव्स O3, तीसरा हो गया O3 प्लस O गिव्स 2O2। अब तो सही है भाई, ये K1, ये K2, ये K3, अब सही है। ये O3 गिव्स O2 बिल्कुल सही है। अब चलिए आप कर लेते हैं, आप जरा निकालो जरा फटाफट DO3/dt की वैल्यू। DO3/dt आएगा, DO3/dt में सबसे पहले तो माइनस में आ जाएगा K1 O3, फिर आ जाएगा प्लस में चला जाएगा K2 O2O, और नीचे फिर से माइनस में चला जाएगा K3 O3O। सही कर रहे हैं भाई, चेक करते रहना। उसके बाद DO/dt की वैल्यू निकालते हैं। चलिए फटाफट DO/dt निकालते हैं। DO/dt कितना आएगा? DO/dt यहां से आएगा, बन रहा है इसलिए प्लस में आएगा K1 O3, और इधर घट रहा है तो यह आ जाएगा माइनस K2 O2O, और इधर भी घट रहा है तो माइनस K3 O3O। अब सही आ रहा है।
और स्टडी स्टेट के लिए क्या करना चाहिए? स्टडी स्टेट के लिए हमें डीओ बाई डी टी को 0 कर देना चाहिए। तो चलिए 0 कर देते हैं। तो जब आप 0 करेंगे तो आपको O की कॉन्सेंट्रेशन का पता चल जाएगा, और वो O की कॉन्सेंट्रेशन आएगी K1O3, अब बिल्कुल सही आ रहा है, K1O3 अपॉन K2O2 प्लस K3O3। क्लियर है? ये हमारा O की कॉन्सेंट्रेशन है, और इस O की कॉन्सेंट्रेशन को अब आप यहां पर पुट करिए और यहां पर पुट करिए। चलिए अब कर ही लेते, तुम्हारे भरोसे नहीं रहेंगे, हम खुद ही पुट करते हैं। तो यह आ जाएगा DO3 बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस K1O3 में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है तो इसको ऐसे रहने देते हैं, माइनस K1O3 प्लस K2O2 और उसकी जगह ये पूरी बकवास लिख देते हैं, दैट इज K1O3 अपॉन K2O2 प्लस K3O3। चलिए ठीक है, और आगे चलते हैं। आगे आ गया माइनस में K3O3 और O की जगह फिर ये पूरी बकवास लिख देते हैं, K1O3 अपॉन K2O2 प्लस K3O3। ये एक्सप्रेशन अब जरा जल्दी से एलसीएम लेके सॉल्व करो, इसमें सब कट आ जाएगा एकदम। जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें पता चलेगा DO3 बाई डी टी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -2K1K3 इंटू O3 स्क्वायर। अब एक बार चेक करना भाई सब लोग, K2O2 प्लस K3O3 ये आएगा। अब सही है, ये एक्सप्रेशन बने। लेकिन ये DO3 बाई डी टी है और तुम्हें रेट चाहिए, तो रिएक्शन का रेट क्या होगा? माइनस हाफ DO3 बाई डी टी, याद है? तो द रेट ऑफ द रिएक्शन इज माइनस हाफ DO3 बाई डी टी। अगर आपको DO3 बाई डी टी पता चल गया तो यहां वैल्यू पुट कर देते, तो जब माइनस हाफ करोगे तो ये -2 कैंसिल हो जाएगा। समझ लो कि नहीं? यस सर। तो फिर रेट की वैल्यू क्या निकल आएगी? यहां लिख देते हैं, रेट की वैल्यू आ जाएगी आपकी, रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल टू K1K3 अपॉन K2 इंटू O3 स्क्वायर अपॉन K2O2 प्लस K3O3। ये हमारा आंसर, खत्म बात। ये जो लॉ है, ये लॉ रिएक्शन ने स्टडी स्टेट में फॉलो किया है, दिस इज द डिफरेंशियल रेट लॉ, खत्म। अब बेमानी क्या है? बेमानी ये है कि सर क्योंकि स्टडी स्टेट में ये लॉ फॉलो किया गया है तो आप बेमानी कर लीजिए कि पूरी रिएक्शन में भी यही लॉ फॉलो किया गया होगा। चलिए बस ठीक है, दिस इज स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। कुछ समझे बात? यस। अब वो वाली बात लगा देते हैं। नहीं सर, ये वाला जो आपने रेट लिखा है, ये रेट तो वहां नहीं था, वहां पर भी आपने सेम रिएक्शन लिखी थी और उस टाइम पर तो रेट कुछ और आ रहा था, क्योंकि उस टाइम पर आपको K3 स्लो स्टेप दिया गया। अब आप K3 को स्लो करके देखिए, अगर K3 की वैल्यू बहुत कम है विद रिस्पेक्ट टू K2 तो ये हट जाएगा। यस सर। अगर ये हट गया तो आंसर क्या आएगा? K1K3 O3 स्क्वायर अपॉन K2O2। बताओ, यही बना था एक्सप्रेशन? यस सेम था। आ गया। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, ये अभी भी अप्रोक्सीमेशन क्या है वो इंपॉर्टेंट है। अप्रोक्सीमेशन ये कि स्टडी स्टेट पर रिएक्शन का डिफरेंशियल रेट लॉ सब लिख सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन क्या है कि सर जो स्टडी स्टेट में रिएक्शन ने लॉ फॉलो किया थ्रू आउट द रिएक्शन, वही लॉ फॉलो किया गया होगा। दिस इज माय स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। अदरवाइज विदाउट स्लो स्टेप आप कभी भी किसी रिएक्शन का डिफरेंशियल रेट लॉ कॉपी पर कैलकुलेट नहीं कर सकते। एक्सपेरिमेंटली ये किया जा सकता है पर थ्योरेटिकली आप कॉपी पर ये नहीं कर सकते जब तक आपको स्लो स्टेप पता ना हो। तो अगर स्लो स्टेप पता है तब तो पुरानी कहानी है, बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर स्लो स्टेप पता नहीं है तो आपको स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का सहारा लेना पड़ेगा और उस स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन से ये काम करना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है सर, आप तुम में से कोई सोच सकता है सर ये भी हो सकता है किसी रिएक्शन में 2 इंटरमीडिएट्स होते तो क्या होगा? तो 2 इंटरमीडिएट्स होते तो दूसरे की जगह जैसे DO बाई dt निकाला वैसे उसको DP बाई dt निकालते और उसको भी 0 से पुट करते, उस P की भी वैल्यू निकालते, फिर इसके अंदर पुट करते। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? जितने भी इंटरमीडिएट्स होंगे उन सारे इंटरमीडिएट्स की वैल्यू निकालेंगे dx बाई dt और उसको 0 से इक्वेट करेंगे, क्योंकि स्टडी स्टेट ये कहती है कि अगर किसी रिएक्शन में 1 इंटरमीडिएट है या 2 इंटरमीडिएट है या 3 इंटरमीडिएट है तो उन सारे इंटरमीडिएट्स की कंसंट्रेशन का चेंज ड्यूरिंग स्टडी स्टेट वो 0 होता। तो ऐसे में dx बाई dt को 0 रख करके x की वैल्यू निकाल ली, dy बाई dt को 0 करके y की वैल्यू निकाल ली और x और y को इस एक्सप्रेशन में पुट करके नेट रेट निकाला और मस्त रेट लॉ तैयार कर लिया। लेकिन वो लॉ स्टडी स्टेट का लॉ है, पूरी रिएक्शन वही लॉ फॉलो कर रही है। दिस इज अप्रोक्सीमेशन। यहां पर तुम चाहो तो लास्ट में मेंशन भी कर लेना, इफ K3 इज द स्लोएस्ट स्टेप देन द रेट लॉ वुड बी K1K3 O3 स्क्वायर बाय K2। बिल्कुल वही वाला जो हमने पहले लिखा।
और पहले ये इसलिए लिखा था क्योंकि पहले तो आपको ये बता दिया गया था कि भाई हमारा डिफरेंशियल रेट लॉ पहले ये बता दिया गया था कि ये हमारा स्लो स्टेप है, यानी पहले तो आपको खुद ही बता दिया गया था कि K3 स्लो है, तो K3 स्लो है तो ये आंसर। ये देखिए आप क्या कर रहे हैं, अब हमें ये नहीं पता K3 स्लो है, लेकिन फिर भी हमने आंसर निकाल लिया, हमारा आंसर ये आ रहा है। अब अगर आपको K3 को स्लो करना है तो स्लो कर दीजिए, K3 को स्लो करेंगे तो आंसर वही आएगा जो आपने पहले निकाला। क्लियर है ये? यस सर। यस यस सर। चलिए ठीक है, अब आते हैं आखिरी पॉइंट पर, और आखिरी पॉइंट है रेट का टेम्परेचर के साथ रिश्ता। टेम्परेचर डिपेंडेंस। रेट कांस्टेंट का टेम्परेचर के साथ रिश्ता। अब वैसे तो मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों को याद आएगा, कुछ नया नहीं है, तो एक टेम्परेचर के साथ जो रेट कांस्टेंट का रिश्ता है, इसके बारे में एक कहानी भी तुम्हें पहले सुनाई गई थी, तो वही एक चीज फिर से बोल रहे हैं कि बहुत सारे साइंटिस्ट रेट कांस्टेंट के बारे में पता कर रहे हैं कि भाई टेम्परेचर के साथ इसका क्या रिलेशन है ना, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चल पा रहा है, तो सब लोग आर्हेनियस के पास जाते हैं। आर्हेनियस रेट कांस्टेंट पर काफी रिसर्च कर रहे हैं, तो आर्हेनियस से पूछते हैं भाई ये बताइए कि टेम्परेचर के साथ रेट कांस्टेंट का क्या रिलेशन। तो आर्हेनियस ऐसे कुछ गोलमोल करके एक छोटा सा आंसर दे देता है कि अगर आप किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री रेस करेंगे तो जो उसका रेट होगा वो उसके पुराने वाले रेट से 2 से 3 गुना इंक्रीज कर जाए। ये बड़ा ऐसे गोलमोल इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज 2 से 3 का मतलब क्या होता है, 2 से 3 का मतलब तो इनफाइनाइट वैल्यूज होती हैं, 2, 2.1, 2.2, 2.11, 2.12, तो इनफाइनाइट वैल्यूज होती हैं, एग्जैक्ट नहीं है ये, लेकिन फिर भी जो भी कुछ है वो ये कि अगर आप किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाते हैं तो उसका जो नया रेट होगा वो उसके पुराने वाले रेट से 2 से 3 गुने का अंतर रखेगा, जिसको उसने टेम्परेचर कोफिशिएंट का नाम दिया। दिस इज टेम्परेचर कोफिशिएंट। अच्छा, अब क्योंकि भले ही बहुत एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी इस पे न्यूमेरिकल बनाने की गुंजाइश है। क्या कि अगर आपको कभी भी नया रेट कैलकुलेट करना हो K न्यू, तो उसको आप K पुराने वाले से कैसे लिंक करेंगे वो भी आप निकाल सकते हैं। दैट इज TC रेज टू पावर डेल्टा T/10। जरा समझने की कोशिश करो क्या एक्सप्रेशन बना है। क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि अगर आपसे ये कहा जाए कि मेरा किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो रेट है वो 5, बताइए अगर मैं 50 डिग्री का टेम्परेचर रेस कर दूं और टेम्परेचर कोफिशिएंट वैल्यू 2 है, तो बताइए नया रेट क्या होगा। तो आप टेम्परेचर कोफिशिएंट की पावर 50/10 यानी 2 की पावर 5। क्यों? क्योंकि हर 10 डिग्री में दुगना हो जाएगा। भाई टेम्परेचर कोफिशिएंट को सवाल में दे देगा। अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट गिवन हो और आपको यह दे दिया जाए कि कितना टेम्परेचर रेस कर रहा है, तो आप इस एक्सप्रेशन को यूज करके उसका नया K कैलकुलेट कर सकते हैं। यह भी सवाल पूछा जा सकता है। बताओ ये वाली बात सबके समझ में आ गई क्या कर रहे हैं? यानी एक इंफॉर्मेशन तो ये है कि हालांकि ये एक्यूरेट कुछ भी नहीं है, बट फिर भी क्योंकि हमें तो सवालों से मतलब है, तो मुझे उम्मीद है कि एक टेम्परेचर कोफिशिएंट से रिलेटेड सवाल जो है वो बनाया जा सकता है। तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि व्हाट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट वो रेशो है जो उन दो रेट्स का है जो T+10 पर और T पर थे, और वो वैल्यू मुझे नहीं पता, आप मुझे सवाल में टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू दे दीजिएगा और ये बता दीजिएगा कितना टेम्परेचर रेज हो रहा है, तो मैं उस रेस को यहां पुट करके डेल्टा T को और टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू को पुट करके मैं पुराने K से मल्टीप्लाई करके आपको नया K कैलकुलेट करके दिखा सकता हूं। फिर आर्हेनियस से लोगों ने पूछा भाई ये क्या बकवास कर रहे हो, 2 से 3 गुना एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? तो टेम्परेचर के साथ जो आर्हेनियस के अकॉर्डिंगली जो एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आती है वो एग्जैक्ट वैल्यू इस इक्वेशन से दी जाती है। हमने इस बात को केमिकल इक्विलिब्रियम में भी डिस्कस किया हुआ है, और वो ये था कि जो किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है K, वो 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। एक फैक्टर ये होता है और एक फैक्टर ये होता है। ये वाला जो फैक्टर है इसको प्री एक्सपोनेंशियल या इफेक्टिव नंबर ऑफ कोलिजन्स के नाम से जाना जाता है। दिस इज इफेक्टिव नंबर ऑफ कोलिजन्स। और ये जो दूसरा वाला फैक्टर है ये है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी मोर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये याद है तुम लोगों को? कुछ पुरानी बात कभी याद कराई गई थी, है ना? याद है ऐसे दो लोग आपस में ऐसे टक्कर मार रहे थे ऐसे, और एक बार छू छू के निकल रहे थे। कुछ बहुत पहले एक कहानी सुनाई गई थी आर्हेनियस वाली। तो वही कहानी है कि जब K की वैल्यू आप कंपेयर करते हैं, टेम्परेचर के साथ रिलेट करते हैं, तो ये 2 चीजों पे डिपेंड करती है। कोई भी रिएक्शन जब भी होगी ना, तो उसमें 2 चीजें जरूरी हैं। एक तो जो रिएक्टेंट्स है वो इफेक्टिवली कोलाइड करें, यानी हेड ऑन,
और दूसरी जरूरत ये कि हेड ऑन का मतलब ये नहीं है कि जैसे हेड ऑन टकराए तो ऐसे टकरा दे धीरे से ऐसे, ये भी तो हेड ऑन ही हो रहा है, देखो धीरे से तो धीरे भी नहीं चाहिए, मतलब हमें क्या चाहिए, एनर्जी भी हो और हेड ऑन कोलाइड करे। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज मिसिंग है तो प्रोडक्ट को आप रिजल्ट नहीं कर पाएंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ, प्रोडक्ट तब बनता है जब रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स आपस में हेड ऑन कोलाइड करते हैं विद सम एनर्जी जो कि थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा। अगर रिएक्टेंट्स के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा एनर्जी नहीं है तो वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं हो पाते। तो अगर मान लीजिए रिएक्टेंट्स के पास थ्रेशोल्ड बैरियर को क्रॉस करने की एनर्जी नहीं, मान लीजिए ये एनर्जी रिएक्टेंट्स की है और ये बैरियर, तो करते क्या है कि इन रिएक्टेंट्स को हम कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो बैरियर को क्रॉस कर सके। वो एक्स्ट्रा एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के नाम से जानी जाती। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो फर्स्ट फैक्टर है उसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और सेकंड फैक्टर को e रेस पर माइनस EA/RT से डिफाइन किया जाता है। ये जो a है इस फैक्टर को हम प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर के नाम से जानते हैं। कुछ किताबों में उसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी लिखा मिलता है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी लिख सकते हैं, और कुछ जगहों पर इसको आर्हेनियस फैक्टर भी लिखा मिलता है, आर्हेनियस फैक्टर। और ये जो दूसरा वाला फैक्टर है इसको एक ही नाम से जाना जाता है, दिस इज बोल्ट्जमैन फैक्टर। ये बोल्ट्जमैन फैक्टर है जिसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है क्योंकि ये फ्रैक्शन। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी। यानी अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा ले लिया जाए तो e की पावर -0 का मतलब e की पावर मतलब समझ लो 1, यानी ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 हो सकती है एट हाईएस्ट एट इनफाइनाइट टेम्परेचर। अदरवाइज इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम है बिकॉज दिस इज अ फ्रैक्शनल वैल्यू। ठीक, तो ये k निकल के आता है वो k a इंटू e रेस पर माइनस EA/RT के बराबर होता है, जिसमें EA इज द एक्टिवेशन एनर्जी और a हमारा वो इफेक्टिव नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम है जो डब्बे के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। यानी हमें इफेक्टिव वॉल्यूम भी, इफेक्टिव कोलिजन्स भी चाहिए, साथ ही साथ वो फ्रैक्शन चाहिए जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर, सॉरी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा। ऐसा हो गया जैसे एक कंटेनर में 1 करोड़ कोलिजन हो रहे हैं, उन 1 करोड़ कोलिजन में से इफेक्टिव सिर्फ 20% है। तो क्या तुम्हें लगता है कि 1 करोड़ लोग प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे? अगर इफेक्टिव सिर्फ 20 यानी हेड ऑन कोलिजन सिर्फ 20% है तो इसका प्रोडक्ट जो बनेगा वो 20% लोग ही डिसाइड करेंगे। क्लियर है? अच्छा, तो 20% लोग हैं, क्या वो सारे लोग प्रोडक्ट को रिजल्ट करेंगे ना? अब उस 20 में क्या देखेंगे कि वो कितने हैं, वो फ्रैक्शन कितना है जिनके पास थ्रेशोल्ड बैरियर को क्रॉस करने लायक एनर्जी है। समझ लो बात को? यस सर। अब अगर वो मान लो फर्दर 10% ही रह गया तो सर पहले 1 करोड़ का 20% करेंगे, फिर 20% का 10% करेंगे और तब जाके आप बताएंगे इतने लोग प्रोडक्ट को रिजल्ट करेंगे। क्लियर है? यस सर। यानी दोनों लोग मिलकर ही डिसाइड करेंगे कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। दो लोग कौन कौन से हैं? एक इफेक्टिव नंबर ऑफ कोलिजन और दूसरा फैक्टर है फ्रैक्शन उन लोगों का जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड बैरियर के क्रॉस करने लायक है तो ठीक है, नहीं है तो आप एक्स्ट्रा एनर्जी देकर उस बैरियर को क्रॉस करवाते हैं। और इसलिए कहा जाता है रिएक्टेंट्स को एनर्जी प्रोवाइड की जाती है ताकि वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो सके। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए जैसे यही वाला जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को लेकर अगर बात करें तो इस एक्सप्रेशन में एक चीज तो वैसे ही समझ में आ रही है कि आप 2 अलग अलग टेम्परेचर पर अगर आप रेट कांस्टेंट्स को डिफाइन करना चाहते हैं या इसी एक्सप्रेशन से रिलेटेड कोई बात करना चाहते हैं, k इज इक्वल टू a इंटू e रेस पर माइनस EA/RT, तो अगर मान लीजिए मैंने दोनों साइड नेचुरल लॉग ले लिया तो यह आ जाएगा ln k इज इक्वल टू ln a माइनस EA/RT। इसी में अगर मैं लॉग ले लेता तो ये हो जाता log k इज इक्वल टू log a माइनस EA/2.303R 1/t। मैं इसलिए 2 एक्सप्रेशन लिख रहा हूं क्योंकि जेईई के पेपर में इस पे सवाल बन चुका है। एक log k और 1/t का कर्व खींचा गया था, log k और 1/t का, और एक ln k और 1/t का कर्व था। तो तुम देख रहे होगे दोनों में एक छोटा सा फर्क है, छोटा सा फर्क है वो ये है, वो है स्लोप का फर्क। स्लोप का फर्क मतलब ये जो स्लोप निकल के आएगा वो तुम समझना अपने आप, वो माइनस EA/R, और यहां पर जो स्लोप निकल के आएगा वो आएगा माइनस EA/2.303। कुछ समझ पा रहे हो कि नहीं? मतलब इसको भी ऐसे लिख देते ना, ये ऐसे लिख देते। तो अगर आप ln के 1/t का ग्राफ लेते हैं तो ये स्लोप आएगा, और log के और 1/t का कर्व लेते हैं तो ये स्लोप आएगा। तो जेईई में सवाल पूछा गया था कि स्लोप की वैल्यू 25 दे रखी है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालो, तो जिसको पता ही नहीं कि स्लोप ये वाला रखना है ये वाला रखना है, उसका आंसर गलत आ जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कर्व जो है वो ln के 1/t का बनाया गया या log के 1/t का बनाया गया, तो अकॉर्डिंगली हमारे स्लोप चेंज हो जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं 2 अलग अलग टेम्परेचर पर k को डिफाइन करूं तो एक एक्सप्रेशन याद कर लेते हैं और वो तुम बना के देख सकते हो, log KT2 by KT1 is equal to EA upon 2.303R 1/T1
-1/T2 से कैलकुलेट किया जा सकता है। यानी दो अलग अलग टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट्स की वैल्यूज ऐसे भी निकाली जा सकती है। और ये डेरिवेशन तुम्हारे सामने ही है। मतलब एक बार T1 टेम्परेचर पर इसको डिफाइन कर लो, एक बार T2 टेम्परेचर पर डिफाइन कर लो, दोनों का रेशो ले लो, रेशो लेने के बाद आपका ये log KT2/KT1 EA/2.303R 1/T1 - 1/2 से आप नए K को डिफाइन कर सकते हैं। मतलब अगर दो अलग अलग टेम्परेचर दे दिया जाए और एक K दे दिया जाए तो आप दूसरे टेम्परेचर पर K को कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन और एक्टिवेशन एनर्जी को यूज करके। बताओ ये समझ में आ गई बात? यस सर। यस सर। सर यही इक्वेशन हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए भी लिखी थी। वो बड़ा K था। हाँ सर, लेकिन वहां EA की जगह डेल्टा H था। डेल्टा एच आया था। तुम एक बार डेरिवेशन देखना, उसमें पूरा डेरिवेशन है, वो यहीं से डेराइव होता है पूरा आगे। उसके अंदर EA फॉरवर्ड और EA बैकवर्ड वाला काम। तो इसके अंदर एक ही EA लेकर चलते हैं, मान के चलते हैं कि वो हाँ मतलब इसमें वो लेके चल रहे ना जिस रिएक्शन की आप बात कर रहे हैं, चाहे फॉरवर्ड की बात करें चाहे बैकवर्ड की। वहां पर क्या किया था आपने, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट लिखा था KF। यस सर, यस सर। उसमें EAF आ गया था। और फिर बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट लिखा KB, उसमें EA भी आ गया था। फिर KF/KB निकाला जिसको रेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, तो EF - EAB बन गया था जिसको डेल्टा H कहते हैं। बात समझ रहे हो ना? तो जैसे एक बार डेरिवेशन देख लेना, उसको वहां पर करा होगा सब लोगों ने। ये जैसे ये कोई भी रिएक्शन लिखते हैं, जैसे हमारी ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई और ये मान लीजिए प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन हो गया। तो जो नॉर्मल कर्व बन रहा है कोई भी रिएक्शन का, मान लीजिए ये एक रिएक्शन ले लेते हैं, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट्स की एनर्जी हमारी कम है, ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स है, और ये प्रोडक्ट्स की एनर्जी, दिस इज प्रोडक्ट्स HP। तो अब तुम खुद देखो, रिएक्टेंट्स को अगर प्रोडक्ट्स के पास जाना है तो उनको ये बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा। दिस बैरियर इज थ्रेशोल्ड बैरियर, इसे थ्रेशोल्ड बैरियर बोलते हैं, जिसको थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोल सकते हैं आप। दिस इज थ्रेशोल्ड बैरियर। तो इस बैरियर को क्रॉस कर, अब तो कोई ये आदमी यहां पड़ा है, बैरियर इतना ऊंचा है तो ये खुद तो जा नहीं सकता, तो मैं करता क्या हूं कि इस रिएक्टेंट को पहले इतना एक्टिवेट कर देता हूं, यहां से लेके यहां तक इतनी एनर्जी प्रोवाइड करता हूं। दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर वही इनके साथ भी है, अगर आप इनको वापस लाना चाहते हैं तो इनको भी एक्टिवेट करना पड़ेगा, बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा। बिना बैरियर के क्रॉस किए आप रिएक्टेंट या को प्रोडक्ट में या प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और इन दोनों का जो भी डिफरेंस है फॉरवर्ड और बैकवर्ड एक्टिवेशन का, जिसको आप EAF - EAB कह रहे हैं, दिस इज डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन। ये इस रिएक्शन का डेल्टा H होगा। अब तुम देख लो खुद, एंडोथर्मिक रिएक्शन का डेल्टा H क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? एंडो पॉजिटिव। और वो पॉजिटिव आ भी रहा, देखिए EAF बड़ा है, EA भी छोटा है, तो EAF में पॉजिटिव आएगा। और यही चीज अगर आप एक्सोथर्मिक के लिए बनाते हैं तो क्या फर्क पड़ जाता है? अगर यही सेम रिएक्शन आप एक्सोथर्मिक के लिए करते हैं तो इस बार कर्व जो है उल्टा बन जाता है, यानी ऐसे बन जाता है। इसमें भी देखो वही सारी कहानी है, फॉरवर्ड एक्टिवेशन बैकवर्ड एक्टिवेशन जो भी आपको दिखाना है। तो ये आपका HR हो गया, रिएक्टेंट्स की एनर्जी, ये आपका HP हो गया, प्रोडक्ट्स की एनर्जी। अभी बैरियर को क्रॉस करना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी। ये कौन सी एनर्जी हुई? फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन। ये कौन सी एनर्जी हुई? बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी। और दोनों का जो डिफरेंस हुआ वो डिफरेंस किसके बराबर होगा? वो डेल्टा H के बराबर होगा, जो कि क्या आना चाहिए एक्सोथर्मिक के लिए? नेगेटिव। ये एंडो हो गया, ये एक्सो। तो अब जब डेल्टा H इसका कैलकुलेट करेंगे तो वो नेगेटिव आएगा। यहां पर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यहां पर लेस देन 0 आ जाएगा। EAF - EAB जो कि हमारा लेस देन 0। समझ पाए? यस सर। तो यानी ये जो इक्वेशन है टेम्परेचर, हाँ सर ऐसे टाइप के ग्राफ में एक चीज पूछनी थी, यानी कि जैसे कि हमने एक बार SO3H का जो कर्व बनता है उसको हम डाइल्यूट एसिड से कर सकते हैं। तो वो टू स्टेप की रिएक्शन थी, वो टू स्टेप रिएक्शन थी जिसमें इंटरमीडिएट बनता था, जिसको आप आरेनियम आयन बोलते थे। यस सर, याद है ना? तो उसमें 2 स्टेप था जिसमें बीच में एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता था, पता नहीं तुम लोग को याद है कि नहीं? यस सर, यस सर। तो वहां पर क्या होता था, वो रिएक्शन ऐसे चलती थी कि पहले अपना शुरू हुए, फिर ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप आ गया ऐसे। तो वो 2 स्टेप की रिएक्शन थी। और यही बनती है जब आप SN1 की बात करते हैं। SN1 में भी तो इंटरमीडिएट बनता है ना, तुमने देखा होगा, हमने वहां पर भी यही रिएक्शन। और जब SN2 किया था तो ऐसे बनाते थे, और जब SN1 किया था तो ऐसे बनाते थे, क्योंकि वो 2 स्टेप, जितने भी ये गड्ढे बनेंगे वो दे ऑल आर इंटरमीडिएट्स, और जितने तुम्हें चोंच मिलेंगे दे ऑल विल बी ट्रांजिशन स्टेट्स। बात समझ रहे हो? तो ऐसे टाइम में जो एनर्जी देते हैं वो उसे आगे ले जाएगी या पीछे ले जाएगी? वो स्लो स्टेप डिसाइड करेगा।
समझो, जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन आपकी ऐसी चल रही है, अब तुम बताओ इस केस में स्लो स्टेप कौन सा है, आगे वाला स्टेप या पीछे वाला? पीछे वाला। पीछे वाला, क्योंकि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बड़ी है और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी छोटी है। यानी कहने का मतलब अगर आप यहां पर हैं तो पीछे जाना मुश्किल है, आप आगे चलते जाइए, यानी आगे वाला स्टेप फास्ट है, पीछे वाला स्टेप स्लो। तो जहां पर भी एक्टिवेशन एनर्जी तगड़ी आ गई, आप समझ लीजिएगा कि वो स्टेप स्लो माना जाएगा, और जहां पर एक्टिवेशन एनर्जी कम है वो स्टेप स्लो फास्ट माना जाएगा। यानी अगर मान लीजिए कोई कर्व ऐसे बना के दे दिया जाए कि भाई ऐसा बताइए ये कुछ स्टेप्स के कर्व ऐसे, अब बताइए इसमें जो है कितने इंटरमीडिएट्स दिख रहे हैं, तो आप इंटरमीडिएट्स मेंशन कर सकते हैं, ये सारे हमारे इंटरमीडिएट्स है ना। और उस केस में अगर ये पूछे कि भाई ये बताइए ये फास्ट स्टेप कौन सा है, स्लो स्टेप कौन सा है, तो जिसकी चोंच सबसे ऊंची होगी वही स्टेप आपका स्लो स्टेप होगा, बाकी सारे हमारे फास्ट स्टेप में काउंट कर लिए जाएंगे। समझ गए? तो सर जो ग्राफ में SO3H एक और वाला क्वेश्चन होता भी है, आता है, वो उसमें ऐसा पूछा हुआ था जैसे इसे ट्रांजिशन स्टेट 1, ट्रांजिशन स्टेट 2, हाँ इंटरमीडिएट 1, इंटरमीडिएट 2 कर दिया ऐसे लिखा। हाँ हाँ हाँ। अब पूछा इंटरमीडिएट 2 कौन से ट्रांजिशन स्टेट के ज्यादा करीब होगा, ट्रांजिशन 1 या ट्रांजिशन 3? मतलब किसको इंटरमीडिएट ज्यादा रिजेंबल करेगा मतलब? हाँ, तो वो तो इसके ऊपर डिपेंड, ये तो तुम्हारी वो वाली बात आ गई जो हमने हाइड्रोकार्बन्स में सिलेक्टिविटी रिएक्टिविटी प्रिंसिपल की जब बात की थी कि भाई ये मेरा ट्रांजिशन स्टेट है और ये मेरा रिएक्टेंट साइड है और ये मेरा प्रोडक्ट साइड। तो ट्रांजिशन स्टेट रिएक्टेंट साइड के करीब है या प्रोडक्ट साइड के करीब है, ये तो चेक कर सकते हैं आप। यस मतलब सर। जैसे मान लीजिए आप इसकी बात कर रहे हैं तो खैर सही नहीं बना क्योंकि सारे एक लेवल पे आ गए। जैसे ये वाला, ये ले लेते हैं ऐसे, ठीक। अब ये इंटरमीडिएट, ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट है, और ऐसे ही एक ये ट्रांजिशन स्टेट। तो तुम ये देखो जरा कि ये जो ट्रांजिशन स्टेट है हमारी, ये ट्रांजिशन स्टेट इसके ज्यादा करीब है या इसके ज्यादा करीब है? तो जिसके भी करीब होगी वही कैरेक्टरिस्टिक उसकी होंगी उसके पास। नहीं समझे? ओके सर। मतलब जैसे जो भी हमारा ऊपर वाला हिस्सा है, अगर वो यहां के करीब है तो इसके पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा होंगी और इसकी कैरेक्टरिस्टिक कम होंगी। तो जो भी ट्रांजिशन स्टेट है वो जिस साइड के करीब होती है उसी की कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा रखना। समझ गए? तो चलो आज इतना ही डायल्यूट करते हैं। डालने से वो पीछे क्यों चला जाता है? अब वो तो ऐसा हो गया ना, जैसे बीच में आप रुके हुए हैं, तो ऐसे में अब आपके पास दोनों पॉसिबिलिटी, आप आगे भी जा सकते हैं पीछे भी जा सकते हैं। तो कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। कंसंट्रेटेड डालोगे तो इसका मतलब आप सल्फोनेशन कर रहे हैं, अगर आप डाइल्यूट एसिड डालेंगे तो आप उसको डीसल्फोनेट कर रहे हैं। तो दोनों प्रोसेस में आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है बैकवर्ड। तो अगर आपको लगता है डाइल्यूट एसिड डाल रहे हैं तो आप बैकवर्ड भेज दीजिएगा, अगर आपको लगता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल रहे हैं तो आप सल्फोनेशन कर दीजिए। समझ गए? चलो आज इतना ही करते हैं, फिर अगली बार मिलते हैं। चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट। सर इसका नोट्स, हाँ ये यार वो ये नहीं, ये QR वाला नहीं है, ये PPT का है, तो मैं इसको अभी डाल दूंगा। ठीक है, तो अभी दे देंगे। चलो बाय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।